सुपरस्टार वाइफ ने डिवोर्स पाने के लिए तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया और तुम्हें होटल के रूम में फेंक दिया। अगले दिन जब तुम्हारी आंख खुली तो अपने बगल में उस खूबसूरत चेहरे को देखकर तुम शॉक रह गए। तुम्हारे सामने जो औरत थी वो और कोई नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप पॉप स्टार सू किंगशुए थी। उसके कपड़ों से आ रही अल्कोहल की महक से साफ था कि उसने कल रात बहुत पी थी। जाहिर है ये किसी का मास्टर प्लान था। तभी सू किंगशुए की पलकें झपकीं और वो होश में आ गई, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा उलझन से शौक में बदल गया। उसने झटके से ब्लैंकेट खींचा। तुम कौन हो? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? तुम अब तक शांत हो चुके थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सू किंगशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसे सब याद आ गया था, सब कुछ। बेडशीट पर उस लाल निशान को देखकर तुम्हें भी समझ आ गया कि क्या हुआ है। ठीक उसी वक्त नाइट स्टैंड पर रखा मोबाइल बज उठा। ये सू किंगशुए की मैनेजर यूं जिए का कॉल था। उसने घबराते हुए कॉल उठाया और उसे एक बहुत बुरी न्यूज़ मिली। तुम दोनों के एक साथ होटल रूम में होने की न्यूज़ ट्रेंडिंग पर आ चुकी थी और इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही थी। वैसे ही पिछले महीने सू किंगशुए के सॉन्ग पर लगे फेक प्लेजरिज्म के इल्जाम ने पहले ही उसकी पॉपुलैरिटी को भारी नुकसान पहुंचाया था, और आज एक अजनबी के साथ होटल रूम में पकड़े जाने का स्कैंडल उसके करियर के लिए एक फेटल ब्लो था। नेशनल गॉडेस का इमेज टूट चुका था और उसका करियर लगभग खत्म होने वाला था। किंगशुए, होटल के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लगी है, मैं ऊपर नहीं आ सकती। यूं जी फोन पर बहुत पैनिक कर रही थी। यह सुनकर सू किंगशुए को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। आंसू पोंछते हुए वो चिल्लाई, आखिर कौन हो तुम? क्यों बर्बाद करना चाहते हो मुझे? फोन कट करके वो ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर तुम्हें बुरा लगा, लेकिन तुम्हें पता था कि ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तुमने उसकी तरफ अपनी तीखी नजरों से देखा। तुम्हें इस तरह घूरते हुए देखकर सू किंगशुए की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। आखिर तुम हो कौन? ही क्यांग, अभी के लिए बस मेरा नाम याद रखो। तुम्हारा इरादा उसे यह बताने का बिल्कुल नहीं था कि तुम लियू रुयान के हस्बैंड हो। वैसे भी अपनी मैरिज छुपाने के लिए रुयान ने मैरिज सिस्टम से सारी डिटेल्स पहले ही मिटा दी थी, लेकिन वो बच्चे का सच नहीं मिटा सकती थी। इसलिए उसने तुम्हें एक स्कमबैग साबित करने का एक घटिया प्लान बनाया, ताकि कल को अगर तुम बच्चे को लेकर उसे ब्लैकमेल करो तो वो अपने फैंस की सिंपैथी ले सके। कितना घटिया प्लान था। तुम क्या करने वाले हो? सू किंगशुए की आंखों में अभी भी आंसू थे। बाहर जाने के बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मीडिया को मैं हैंडल करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें जरा भी पैनिक नहीं दिखाना है। सू किंगशुए जानती थी कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे बस इसी प्लान पर भरोसा करना था। वैसे भी इस अजनबी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। होटल की लॉबी में रिपोर्टर्स की भारी भीड़ जमा थी, जो बस सू किंगशुए के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ बस विस्पर्स और गॉसिप चल रही थी। कभी सोचा नहीं था कि पॉप क्वीन सू किंगशुए की प्राइवेट लाइफ इतनी मेसी होगी। स्टार्स की लाइफ में ये सब नॉर्मल है। मुझे तो लगता है कि अंदर कोई यंग लड़का नहीं बल्कि कोई बड़ा कैपिटल बॉस होगा। तभी डिंग की आवाज के साथ एलिवेटर नीचे पहुंचा और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। रिपोर्टर्स के बीच हलचल मच गई और सब एलिवेटर की तरफ भागने लगे। लेकिन जब तुम और सू किंगशुए सच में उनके सामने आए तो कई रिपोर्टर्स के चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। ये कैपिटल बॉस इतना यंग कैसे हो सकता है? हाँ, और काफी हैंडसम भी है। क्या आजकल के बिलियनियर्स इतने फिट होने लगे हैं? उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन था। तुम्हारी नजरें एकदम तेज थीं और तुमने सू किंगशुए का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे तुम उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हो। सू किंगशुए ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। अंदर से वो भले ही कितनी भी नर्वस क्यों ना हो, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर डर या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। मिस सू, ये सर कौन है? क्या आप बताएंगी कि कल रात आखिर क्या हुआ था? मिस सू, आपका इनके साथ क्या रिलेशनशिप है? रिपोर्टर्स की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनके माइक्स लगभग सू किंगशुए के चेहरे से टकराने ही वाले थे। तभी तुमने एक झटके में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम लोगों को रिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता? पीछे हटो सब। तुम्हारी कड़क और ठंडी आवाज गूंज उठी। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा ऑरा था, जिसे देखकर आगे खड़े रिपोर्टर्स डर के मारे खुद ब खुद एक कदम पीछे हट गए। फिर तुमने कैमरास की तरफ सीधा देखते हुए कोल्ड टोन में कहा, मैं किंगशुए का फियांसे हूं। हम कई सालों से रिलेशन में हैं। किंगशुए पर लगे फेक प्लाजरिज्म इल्जामों की वजह से उसका करियर डाउन जा रहा था, इसलिए मैं स्पेशली उसे सपोर्ट करने फॉरेन से वापस आया हूं। और हाँ, मुझे पता है मेरी किंगशुए कभी कॉपी नहीं कर सकती। मैं खुद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और तुम सबको इसका जवाब दूंगा। फियांसे शब्द सुनते ही सू किंगशुए के अंदर जैसे तूफान सा आ गया। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्लान के मुताबिक। साथ ही फियांसे वाले स्टेटमेंट ने वहां मौजूद मीडिया को तगड़ा झटका दिया।
सारी रूमर्स और गॉसिप पल भर में ढेर हो गईं। सिचुएशन को कंट्रोल में देखकर तुमने फिर से बोलना शुरू किया। मैं जानता हूं कि आप में से ज़्यादातर रिपोर्टर्स के पास प्रोफेशनल एथिक्स हैं, लेकिन आज मैं उन बिकाऊ और घटिया मीडिया वालों को वार्निंग देना चाहता हूं। मैं ही शियांग तुम सबसे भिड़ने के लिए तैयार हूं। अगर हिम्मत है तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाओ। ये बोलकर तुमने पूरे स्टाइल में सू किंगशुए का हाथ पकड़ा और उसे होटल के बाहर खड़ी वैन में बिठा दिया। वहां खड़े हर इंसान के दिमाग में बस तुम्हारी आखिरी लाइन गूंज रही थी, हिम्मत है तो बिगाड़ कर दिखाओ। मीडिया को ऐसी खुली धमकी देने का पावर। आखिर मिस्टर ही का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। वैन का दरवाजा बंद होते ही जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई। वैन के अंदर बैठी यूंजी टेंशन के मारे लगभग हार्ट अटैक की कगार पे थी। हालांकि तुम और सू किंगशुए सेफली वापस आ गए थे, लेकिन वो अभी भी सदमे में थी। काफी देर बाद उसने हिम्मत करके कहा, मिस्टर ही, मैं किंगशुए की मैनेजर टैंग यूं हूं। किंगशुए को इस मुसीबत से निकालने के लिए थैंक यू। लेकिन क्या आप सच में किंगशुए के फियांसे हैं? तुम्हें पता था कि इस झूठ के बारे में? जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा है, फिर चाहे वो सू किंगशुए की मैनेजर ही क्यों ना हो। और वैसे भी सू किंगशुए के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई तो इस मैनेजर पर भी शक होना लाजमी था, इसलिए तुमने बड़ी शांति से जवाब दिया। सरप्राइज हो गई? मैं और किंगशुए पिछले 7 सालों से रिलेशन में हैं। मैंने ही उसे हमारा रिश्ता सीक्रेट रखने को कहा था। सो किंगशुए को डेब्यू किए हुए बस 3 साल ही हुए थे, इसलिए टैंग यूं को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो किंगशुए अंदर से बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन वो तुम्हारा प्लान समझ गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। यूंजी, सॉरी, मैंने आपको इस बारे में कभी नहीं बताया। यूंजी ने ऑकवर्ड सी स्माइल दी और अपना माथा खुजाते हुए बोली, अगर बात ऐसी है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। अब बस फैंस को यह दिखाना है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। धीरे धीरे फैंस इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, बल्कि तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। तो फिर हमें घर छोड़ दो। किंगशुए रात भर ठीक से सोई नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत है। तुमने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। कुछ ही मिनटों बाद उस लग्जरी सी व्यू विला में पहुंचकर तुमने सू किंगशुए को अपनी बाहों के सहारे अंदर ले लिया। यूंजी, आप कंपनी वापस लौट जाइए, किंगशुए का ख्याल मैं रख लूंगा, टेंशन मत लीजिए। हालांकि टैंग यूं आगे के प्लान पर बात करने के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ये कहने के बाद उसे ऑकवर्ड होकर हाँ में सिर हिलाना ही पड़ा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। किंगशुए, अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है यूंजिए। सू किंगशुए ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही यूंजिए जाने लगी तुमने उसे अपना नंबर दे दिया। किंगशुए को रेस्ट की जरूरत है, आज कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। यूंजिए के जाते ही जब घर में बस तुम दोनों रह गए तो रास्ते भर से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रही सू किंगशुए का चेहरा अचानक उतर गया और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। कमीने! उसने तुम्हें घूरते हुए रोते रोते गाली दी, लेकिन तुम बिल्कुल काम रहे। मुझे गालियां देने से कुछ नहीं होगा, अब हमें इस झूठ को ही सच मानकर आगे बढ़ना होगा। झूठ को सच मानकर? तुम्हारा मतलब क्या है? सू किंगशुए ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ लीं। तुमने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब से मैं तुम्हारा फियांसे होने का नाटक करूंगा ताकि मीडिया को हम पर पूरा यकीन हो जाए। नाटक? ये झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, सू किंगशुए ने घबराते हुए कहा। हम एक डील कर सकते हैं। जब तक मैं तुम्हारा फियांसे होने की एक्टिंग करूंगा, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करूंगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं कोई सॉलिड रीजन देकर तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। लेकिन हाँ, इस दौरान ये बात सिर्फ हमारे बीच एक सीक्रेट रहेगी। किसी तीसरे इंसान को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। अंडरस्टूड? तुमने सू किंगशुए की आंखों में देखते हुए सीरियसली कहा। और रही बात कल रात की, अगर तुम चाहो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। हम दोनों को ड्रग दिया गया था। तुम उसे बताना चाहते थे कि पहल उसने की थी और तुम्हें सबसे पहले उसने किस किया था, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। आखिर ऐसी सिचुएशंस में हमेशा एक लड़की का ही ज्यादा नुकसान होता है। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सू किंगशुए ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम सच में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसके राजी होने पर तुमने हल्की सी स्माइल दी और विला से बाहर निकल आए। रास्ते में एक कॉल करने के बाद तुम एक वीआईपी क्लब के बाहर पहुंचे। एक खूबसूरत स्टाफ गर्ल तुम्हें क्लब के रूफटॉप गार्डन में ले गई, जहां एक लॉन्ग ड्रेस पहने, खुले बालों में लियू रुयान बैठी पूरे शहर का नजारा देख रही थी। तुम्हें देखते ही उसने एक घमंडी क्वीन की तरह हाथ हिलाकर तुम्हें बैठने का इशारा किया। इस खूबसूरत लेकिन मतलबी औरत को देखकर तुम्हारे अंदर बस अफसोस था। मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। कुर्सी पर बैठते ही तुमने एकदम कोल्ड टोन में कहा, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही हार मान लूंगी? लियू रुयान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा। तुमने एक गहरी सांस ली।
मैं जानता हूं तुमने ये सब डर की वजह से किया है। तुम्हें डर था कि कहीं मैं वानवान को लेकर तुम्हारी जिंदगी में वापस ना आ जाऊं और तुम्हारा करियर बर्बाद ना कर दूं। लेकिन तुम गलत थी। जिस दिन तुमने अपने फेम के लिए मेरी उस छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया था, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, तुम वानवान की मां कहलाने के लायक नहीं हो। ही यंग, तुम्हें पता भी है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी जालिम है। आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है तुम जानते हो। लियू रुयान आखिरकार भड़क उठी, लेकिन तुम्हें उस पर कोई गुस्सा नहीं आया। तुम्हारा चेहरा एकदम काम था, क्योंकि तुम जानते थे कि इस औरत का अब कुछ नहीं हो सकता। शहर की भागदौड़ को देखते हुए तुमने शांत आवाज में कहा, मैं आज यहां बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। कैसी रिक्वेस्ट? लियू रुयान ने तुरंत पूछा। आज के बाद मेरी और वनवान की लाइफ में कभी दखल मत देना। वनवान की कोई मां नहीं है, उसका सिर्फ एक बाप है। तुमने लियू रुयान की आंखों में सीधा देखते हुए एक एक लफ्ज जोर देकर कहा। लियू रुयान की नजरें अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने बिना झिझके जवाब दिया, रिलैक्स, मेरे लिए तुम दोनों वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करते, और मुझे भी उम्मीद है कि तुम एक असली मर्द की तरह बर्ताव करोगे। कल को अगर तुम सड़क पर भी आ जाओ तब भी मेरे पास भीख मांगने मत आना। डील? तुमने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिला दिया। इतना कहकर तुम वहां से उठ गए, लेकिन जाने से पहले उसकी तरफ पीठ किए हुए ही तुमने कहा, इस वक्त सिर्फ तुम अकेली हो जो जानती है कि मेरे और सू किंगशुए के रिलेशन का सच क्या है। उम्मीद है तुम इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखोगी, वरना याद रखना, जिस तरह सालों पहले मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर स्टार बनाया था ना, आज उसी तरह आसमान से नीचे जमीन पर भी पटक सकता हूं। तुम्हारे जाते हुए कदमों को देखकर लियू रुयान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इन कुछ सालों में तुमने अपनी बेटी वॉनवान के लिए बहुत कुर्बानियां दी थीं, वरना तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट था और साथ ही तुम्हारे पास उस पैरेलल वर्ल्ड के अनगिनत क्लासिक सॉन्ग्स का जो कलेक्शन था, तुम कब के पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज कर रहे होते। लेकिन अपनी वॉनवान की परवरिश के लिए तुमने अपने 5 साल दांव पर लगा दिए। लेकिन अब शायद तुम्हारे मैदान में उतरने का टाइम आ गया था। पूरी रात घर न लौटने की वजह से तुम्हें वॉनवान की टेंशन हो रही थी, इसलिए तुम फुल स्पीड में घर वापस पहुंचे। दरवाजा खोलते ही तुमने देखा कि वॉनवान सोफा पर लेटी हुई है। उसका सिर तकिए पर था और वो बिना कपड़े चेंज किए ही गहरी नींद में सो रही थी। वो सो रही थी, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथों से कुशन को इतनी कस के पकड़ा हुआ था जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कल रात कितना डर गई होगी। तुम्हारे दिल में एक अजीब सी गिल्ट और दर्द महसूस हुआ। तुम बस आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उसे छुआ वो अचानक जाग गई, और जब उसने तुम्हें देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी और तुम्हारे गले लग गई। पापा, आप आ गए। सॉरी मेरा बच्चा, कल रात थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए पापा घर नहीं आ पाए। क्या मेरी वनवान डर गई थी? वनवान नहीं डरी। मेरे पास मेरा डाहुआंग था ना, उसने टेबल के पास बैठी अपनी ऑरेंज कैट की तरफ इशारा करते हुए स्माइल की। तुम्हें डर था कि वनवान अकेली पड़ जाएगी, इसलिए तुमने ये ऑरेंज कैट खरीदी थी, जो पिछले 1 साल से वनवान की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। वनवान, आज सुबह तुमने प्यार से उसके गालों पर एक किस किया। पापा, मुझे एग फ्राइड राइस खानी है। ठीक है, पापा अभी तुम्हारे लिए एग फ्राइड राइस बनाते हैं। पूरी सुबह तुमने घर पर वॉनवान के साथ खेलने में बिता दी और साथ ही साथ अपने आगे के प्लान के बारे में भी सोचते रहे। तभी अचानक यूं जिए का कॉल आ गया। मिस्टर, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या आप अभी किंगशुए के घर आ सकते हैं? ये सुनते ही तुम्हारे माथे पर सिकन आ गई। क्या कोई नई मुसीबत आ गई है? बिना सोचे तुम सीधा सू किंगशुए के लग्जरी सी व्यू विला की तरफ निकल पड़े। जब तुम वहां पहुंचे, सू किंगशुए ग्राउंड फ्लोर के टेरेस पर रॉकिंग चेयर पर बैठी समंदर को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो एकदम डिप्रेस्ड लग रही थी। तुम्हें देखते ही यूं जिए भागती हुई तुम्हारे पास आई। मिस्टर, ये मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आप तो जानते ही हैं, उस फेक प्लेजरिज्म स्कैंडल के बाद से किंगशुए कितनी डिप्रेस्ड है। उसने लंच में एक निवाला भी नहीं खाया। मुझे लगा शायद सिर्फ आप ही उसे कुछ खाने के लिए मना सकते हैं। और हाँ, कुछ ही दिनों में हेवंस वॉइस शो की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, और किंगशुए की इस हालत को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हेवंस वॉइस इस वक्त का टॉप म्यूजिक शो जरूर था, लेकिन वहां के जजेस अपने वेनमस कमेंट्स के लिए भी जाने जाते थे। अगर सू किंगशुए इस स्टेट में उस शो में गई तो वो जहरीले जजेस उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। टेबल पे रखे उस बिना छुए खाने को देखकर तुमने हां में सिर हिलाया। ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। इतना कहकर तुम सीधा किचन में घुसे, फ्रिज खोला और बिना कुछ ज्यादा सोचे फुल स्पीड में कुछ बेहद डिलिशियस डिशेस तैयार कर दी। टेरेस पर बैठी सू किंगशुए तक जब उस खाने की महक पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाई और महक के पीछे पीछे अंदर आ गई। ये टोमेटो फिश क्या तुमने बनाई है? जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, तुमने वो डिश टेबल पे रखी और चॉपस्टिक्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। टेस्ट करके देखो,
ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। सू किंगशुए ने चॉपस्टिक्स पकड़े और एक बाइट अपने मुंह में रखी। वाह, ये कैसा डिवाइन टेस्ट है। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही। एक बार जो उसे स्वाद लग गया तो फिर वो रुकने वाली कहाँ थी। शुरुआत में जो थोड़ी शर्मा रही थी, अब वो पूरा का पूरा गोल्डन सूप का बोल ही पी जाना चाहती थी। ये नज़ारा देखकर बगल में खड़ी यूंजिए के तो होश ही उड़ गए। वो मन ही मन सोच रही थी, थोड़ा सा मुझे भी टेस्ट करने देती। बोल में बची हुई आखिरी प्याज की पत्ती तक खाने के बाद सू किंगशुए को होश आया। उसका गोरा चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही लालचियों की तरह खा लिया है। मिस्टर ही, सच में आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यूजी ने खुशी से हंसते हुए कहा। सू फिंगशुए थोड़ी देर सोफा पर बैठी और फिर उठी। मिस्टर ही, तुमने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे क्यांग जे कहकर बुलाओ, ताकि पब्लिक प्लेसेस पर हमारे मुंह से गलती से कुछ और ना निकल जाए। सू किंगशुए अंदर से अभी भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन कुछ देर झिझकने के बाद उसने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। जल्द ही प्रैक्टिस रूम से सू किंगशुए की खूबसूरत आवाज गूंजने लगी, लेकिन गाते गाते वो अचानक रुक गई। प्लेजरिज्म स्कैंडल की वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी इंस्पिरेशन ही खत्म हो गई हो। वो पिछले 1 महीने से इस सॉन्ग पर काम कर रही थी, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए वो बार बार गाते गाते रुक जाती। उसे इस तरह परेशान देखकर तुम अंदर गए, एक पेपर और पेन उठाया और फुल स्पीड में कुछ लिखने लगे। कुछ ही मिनटों बाद, ये लो, इसे गाकर देखो। सू किंगशुए को बहुत सरप्राइज हुआ कि तुम्हें म्यूजिक की भी नॉलेज है, लेकिन उसने चुपचाप वो पेपर लिया और उसे पढ़ते हुए गुनगुनाने लगी। तुम वो दूर का गहरे राज जानने वाला वो चिराग, तुम्हारी आंखों में बसा है वो चांद और बहती हवा, या फिर वो हवाओं से बातें करने वाला तुम्हारा ख्वाब। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि उम्र भर तुम्हें अपनी बाहों में रखूं, और मैं बनूंगा तुम्हारे प्यार का वो अटूट बंधन। हमेशा बस तुम्हारी वो प्यारी सी स्माइल देखना चाहूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामे खड़ा हूं, मुझे भी अपने कल में ले चलो। ये मत कहना कि तुमने मेरे आसमान में कभी आंसू बहाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करना चाहता हूं। न वो दुआ भूलूंगा और न ही इस जन्म के प्यार का वो आसमान। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सू किंगजुए के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, लेकिन तभी अचानक बाहर एक भारी तूफान आ गया। दूर समंदर के ऊपर आसमान में जोरों की बिजली कड़कने लगी। बादलों की गरज सुनते ही तुम्हें एकदम से झटका लगा और तुम्हें वनवान की याद आ गई। वनवान घर पर अकेली थी। वो जरूर डर रही होगी, लेकिन सू किंगजुए अभी भी प्रैक्टिस रूम में थी और उसका बाहर आने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से अपनी क्रिएशन में खो चुकी थी। तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम चुपचाप वहां से उठे, किचन में जाकर जल्दी से एग फ्राइड राइस बनाए, एक नोट छोड़ा और बिना एक पल गंवाए पूरी स्पीड से घर की तरफ निकल पड़े। तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद उस गरजती हुई बिजली की वजह से सू किंगजुए भी प्रैक्टिस रूम से बाहर आ गई। ऐसे मौसम में घर में एक आदमी के होने का ख्याल ही उसे एक अजीब सी सिक्योरिटी दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, उसने रियलाइज किया कि तुम वहां नहीं हो। कहाँ गया वो? अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। वो बुरी तरह से कांप उठी। ये गाय आखिर गया कहां? तुम्हें सच में घर में ना पाकर उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया। अभी तो कहा था कि मेरे साथ रहेगा, और पलक झपकते ही गायब। इतने भयानक थंडर और लाइटनिंग में क्या उसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए था? लेकिन तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी गर्मा गर्म एग फ्राइड राइस पर पड़ी। पास जाकर सूंघा तो खुशबू बहुत अच्छी थी। घर पर कुछ इमरजेंसी है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। एग फ्राइड राइस के बगल में तुम्हारा छोड़ा हुआ नोट रखा था। इसे देखकर सू पिंगशुए का दिल खुशी से झूम उठा। चलो, कम से कम इस आदमी को मेरी फिक्र तो है। उधर अपार्टमेंट में अचानक से कड़कती बिजली ने वान वान को सच में बुरी तरह डरा दिया था। वो अपने डिया हुआंग को गले लगाए ब्लैंकेट के अंदर दुबकी हुई थी और उसके आंसू बिना कंट्रोल के बहे जा रहे थे। लेकिन थैंक गॉड, ठीक उसी वक्त उसे बाहर लिविंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। पापा आ गए! लिविंग रूम में वॉनवान को ना पाकर तुमने पैनिक होकर आवाज लगाई। पापा की आवाज सुनते ही वॉनवान का सारा डर छूमंतर हो गया। उसने ब्लैंकेट से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। पसीने से उसके बाल गीले हो चुके थे और आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे। पापा! तुम्हें बेडरूम में आते देख वॉनवान दौड़कर तुम पर झपट पड़ी और तुम्हें कसकर हग कर लिया। तुमने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारा दिल गिल्ट से भर चुका था। वान, सॉरी बच्चा, तुम डर गई थी ना? ये कहते हुए तुमने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। वान ने बहादुरी से सिर हिलाया। वान ब्लैंकेट के अंदर छुप गई थी, तो उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। तुम जानते थे कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि तुम टेंशन ना लो। जब से वान थोड़ी समझदार हुई थी, बीमार पड़ने पर भी वो कभी परेशान नहीं करती थी। तुम्हें समझ नहीं आता था कि वो इतनी मैच्योर कैसे है, जैसे ऊपर वाले ने ही उसे ऐसा बनाया हो।
लेकिन इस पल ने तुम्हें एक बहुत बड़े रियलिटी चेक से रूबरू करवाया। जब तुम काम पर वापस लौटोगे तो वॉन का क्या होगा? पिछले 5 सालों से तुमने खुद को एक फुल टाइम सिंगल डैड बना लिया था, उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा था। लेकिन फ्यूचर का क्या? तुम हमेशा तो घर पे नहीं रह सकते ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पापा, क्या आप काम पे जाने लगे हो? तुम इस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही रहे थे कि वनवान ने अचानक पूछा, पापा, अब से वनवान अपना ख्याल खुद रख लेगी, आप वनवान की टेंशन मत लिया करो। वनवान, क्या तुम चाहती हो कि पापा काम पर जाएं? तुमने बिना सोचे पूछ लिया। वनवान ने जोर से सिर हिलाया। पापा काम पर जाएंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे तभी तो वनवान को पालेंगे ना। अरे ओ छोटी बच्ची, तुझे ये सब कैसे पता? पिछले 5 सालों में तुमने उसके सामने कभी वर्क या जॉब का जिक्र नहीं किया था, इसलिए तुम हैरान थे कि उसे ये सब कैसे पता चला। लेकिन अगले ही पल वनवान ने तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दिया। पापा, प्री स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उनके मॉम डैड बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें लेने रोज उनके ग्रैंडपा ग्रैंडमा आते हैं। सिर्फ मुझे लेने मेरे पापा आते हैं, इसलिए उनके ग्रैंडपा ग्रैंडमा हमेशा पूछते हैं कि वनवान के पापा काम क्यों नहीं करते। क्या वनवान के पापा ने किसी अमीर औरत से शादी कर ली है? और वो कौन सा खाना खाते हैं? पापा, मैं भूल गई वो किस खाने की बात कर रहे थे। वनवान अपनी मासूम आवाज में बोल रही थी, लेकिन उसकी बातें सीधे तुम्हारे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थीं। तो मतलब प्री स्कूल के वो पेरेंट्स हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे गॉसिप करते थे। तुम्हारी थपकियों से वनवान जल्दी ही एक मीठी नींद में सो गई। लेकिन बाहर बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। वो गोल्ड डिगर वाला ताना तुम्हारे दिमाग में बार बार एको कर रहा था। उधर तुमने सू क्विंगशुए के लिए जो सॉन्ग लिखा था, उसने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, लेकिन साथ ही उस आदमी के लिए उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई थी। तभी सू किंगशुए को दूरबेल सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो वो तुम थे। बारिश अभी थमी नहीं थी, इसलिए तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और चेहरे पर पानी टपक रहा था। तुम्हारी ये हालत देखकर सू किंगशुए को लगा कि तुम उसकी टेंशन की वजह से इस भारी बारिश में भी भागते हुए वापस आ गए हो। अब तो ठंडर भी बंद हो गया है, फिर तुम वापस क्यों आए? सू किंगशुए ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, और क्या तुम्हें अम्ब्रेला लाना भी याद नहीं रहा? मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। तुमने सू किंगशुए की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो। तुम्हारा ये इंटेंस लुक देखकर सू किंगशुए अंदर से एकदम नर्वस हो गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। अंदर आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। सोफा पर बैठकर तुमने एक गहरी सांस ली। मेरी एक बेटी है। सू किंगशुए को कुछ समझ नहीं आया और वो ब्लैंक फेस से तुम्हें देखने लगी। तुमने फिर से पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, मैंने कहा मेरी एक बेटी है, वो 5 साल की है और उसका नाम वनवान है। सू किंगशुए अभी भी सदमे में तुम्हें घूर रही थी। काफी देर बाद उसके मुंह से निकला, तो इसका मुझसे क्या रिलेशन है? तुमने फिर एक गहरी सांस ली। मुझे पता है तुमने 3 साल पहले डेब्यू किया था, इसलिए तुम्हारी कंपनी को 5 साल पहले की तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। चूंकि अब मैं तुम्हारा फियांसे होने का नाटक कर ही रहा हूं, तो क्यों ना हम ये भी मान लें कि हमारी एक बेटी है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? सू किंगजुए को लगने लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। जबरदस्ती उसका फियांसे बन जाना काफी नहीं था क्या, जो अब पलक झपकते ही वो एक बच्ची भी उसके मत्थे मड़ रहा था, वो भी किसी और की बच्ची? क्या ये कुछ ज्यादा ही ओवर लिमिट नहीं हो रहा था? सू किंगशुए को पूरी तरह से साइलेंट देखकर तुम समझ गए कि वो इस बात को इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। मुझे पता है मेरी डिमांड थोड़ी ओवर है, लेकिन मैंने इस डिसीजन पर बहुत डीप थॉट दिया है। मेरी एक बेटी है, ये एक रियलिटी है, और ये सीक्रेट देर सबेर मीडिया के सामने लीक हो ही जाएगा। तो लीक होने के बाद सफाई देने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं और तुम अभी उसे एक्सेप्ट कर लो। इससे फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। सू किंगशुए अभी भी चुप थी। अचानक से एक बेटी की मां बन जाना, यह शौक कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता था? एक लंबे साइलेंस के बाद उसने धीरे से पूछा, बच्ची की मॉम कहाँ है? वनवान की मां का जिक्र आते ही तुमने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही कि बच्ची की मां गुजर चुकी है, सू किंगशुए के दिल में अचानक से सिंपैथी जाग उठी। सॉरी, मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जब फ्यूचर में इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो तुम क्या बहाना बनाओगे? इस सवाल पर तुमने सच सच बता दिया और ना में सिर हिलाया। मुझे तुम्हें फ्रैंकली बताना होगा, मैंने अभी तक इस बारे में कोई बैकअप प्लान नहीं सोचा है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि शॉर्ट टर्म में मैं मीडिया को इसकी भनक भी नहीं लगने दूंगा। सू किंगजुए ने एक गहरी सांस ली। मतलब पहले की तरह मेरे पास अभी भी मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तुमने सिर हिलाया। हाँ, वनवान को एक्सेप्ट करना ही इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तुम अभी जो इतनी रश में वापस गए थे, क्या वो इसलिए था क्योंकि अचानक ठंडर और बारिश शुरू हो गई थी और तुम्हें अपनी बेटी की टेंशन हो रही थी?
सू किंगशुए ने अचानक से पॉइंट पकड़ते हुए पूछा। वो मन ही मन ये मान चुकी थी कि कुछ भी हो, ये आदमी एक अच्छा पिता जरूर है। तुमने सिर हिलाया। हाँ, पिछले 5 सालों में वनवान मुझसे शायद ही कभी दूर रही है। क्या तुम्हें म्यूजिक की नॉलेज है? सू किंगशुए ने अचानक टॉपिक बदल दिया। इस सवाल से तुम एक पल के लिए ब्लैंक हो गए, लेकिन फिर तुरंत तुम्हें याद आया कि तुमने अभी अभी उसे एक सॉन्ग लिख कर दिया था। बस थोड़ी बहुत, सिर्फ थोड़ी बहुत। तुम्हारे एक सॉन्ग ने मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिसमें मैं पिछले 1 महीने से फंसी हुई थी। इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो चलो, इसे एक डील मान लेते हैं। सू किंगशुए ने अपनी ड्रेस का कोना खींचते हुए कहा। डील? तुम्हें समझ नहीं आया कि वो किस डील की बात कर रही है? डफर हो क्या? मेरा मतलब है, तुम्हारे उस सॉन्ग के बदले मैं तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मीडिया में यह बात लीक होने से पहले तुम्हें कोई सॉलिड बैकअप प्लान सोचना होगा। सू किंगशुए ने तुम्हें एक प्यारी सी घूरती हुई लुक दी। यह सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक रिलीफ वाली स्माइल आ गई। थैंक यू। तो फिर एक काम करो ना, अपनी बेटी को भी यहीं ले आओ। वैसे भी मेरा ये घर काफी बड़ा है, तुम दोनों के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बोलते हुए सू किंगशुए खुद भी हैरान थी कि उसने अचानक इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। लेकिन सच तो यह था कि तुम्हारा भी यही प्लान था। आखिर अब तुम उसके फियांसे का नाटक कर रहे हो, तो एक साथ रहने से गॉसिप कम होगी, मीडिया को हैंडल करना ईजी होगा, और साथ ही तुम उसकी बेटर तरीके से हेल्प कर पाओगे। थैंक यू। मैं कल वान को यहां ले आऊंगा। तुमने ग्रैटिट्यूड के साथ स्माइल की। ठीक है। सू किंगशुए ने सिर हिलाया और फिर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं ऊपर जा रही हूं। वेट, एक और चीज है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। तुमने उसे रोक लिया। सू किंगशुए का दिल फिर से धड़क उठा। उसे लगा कि तुम पक्का कोई और अनरीजनेबल डिमांड करने वाले हो जिसे वो मना नहीं कर पाएगी। अब क्या है? तुम्हें याद है कल रात तुम उस होटल में कैसे पहुंची थी? तुमने उसे सीरियसली देखते हुए पूछा। हालांकि ये पूरा ट्रैप लियू रुयान का बिछाया हुआ था, लेकिन सू किंगशुए को तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचाना। तुम्हें पता था कि लियू रुयान अकेले ये सब मैनेज नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब था कि सू किंगशुए के क्लोज सर्कल में कोई ना कोई लियू रुयान का इनसाइडर था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये सब यूंजिए ने अरेंज किया होगा। यहां तक बोलते बोलते सू किंगशुए को अचानक कुछ झटका लगा। क्या तुम्हें यूंजिए पर शक है? इस वक्त तुम्हारे आसपास का हर इंसान शक के दायरे में है। तुमने बहुत सीरियस टोन में सिर हिलाया। यूंजिए वैसी इंसान नहीं है। सू किंगशुए ने तुरंत डिफेंड किया। आखिर इन सालों में यूंजिए ने उसका बहुत ख्याल रखा था। चूंकि ये स्कैंडल हो चुका है तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मेरा सजेशन है कि आने वाले कुछ समय तक मैं तुम्हारी सिक्योरिटी और डेली रूटीन हैंडल करूंगा। अपनी असिस्टेंट और मैनेजर से कह दो कि वो तुम्हारे घर ना आए। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि सू किंगशुए अभी भी इन चेंजेस को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उधर एक प्राइवेट वीआईपी क्लब में एक स्टाइलिश कपड़े पहने म्यूजिक प्रोड्यूसर लियू रुयान के सामने बैठा था और दोनों शराब पीते हुए मजे से बातें कर रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो दोनों बहुत खुश थे। मिस लियू, टेंशन मत लीजिए, ये मैटर मुझ पे छोड़ दीजिए। जैसे ही शो शुरू होगा मैं उस सू किंगशुए को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। बस अफसोस इस बात का है कि वो आदमी जिसके साथ वो होटल में पकड़ी गई, वो उसका फियांसे कैसे निकल गया। अगर वो कोई शुगर डैडी या कैपिटल बॉस होता तो गेम में और मजा आता। लियू रुयान ने जिस आदमी को हायर किया था वो हेवंस वॉइस का जज शाओहुओ था। वो अपने वेनमस और टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से पॉपुलैरिटी के पीक पर था और उसने तमाम टॉप स्टार्स के हेटर्स को अपना फैन बना लिया था। जहां तक सू किंगशुए की कंपनी स्काई आई मीडिया का सवाल था, उन्होंने उसे इस शो में इसलिए भेजा था ताकि वो अपना नया सॉन्ग परफॉर्म कर सके, ताकि वो अपने नए सॉन्ग से उन सब हेटर्स के मुंह पर तमाचा मार सके जो उस पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे थे। घर वापस लौटकर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही वनमान को देखते हुए तुमने अपने पास्ट के उस पैरेलल अर्थ के अनगिनत क्लासिक हिट सॉन्ग्स को याद किया। तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे प्रेजेंट सिचुएशन पर कौन सा गाना सबसे फिट बैठेगा। तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार मेलोडी गूंज उठी। ये सॉन्ग एक ऐसे इंसान की कहानी था जो एक जमा देने वाली सर्दियों के बाद जागता है, बस ये रिग्रेट करने के लिए कि जो इंसान कभी उसके साथ था वो अब जा चुका है, लेकिन साथ ही वो फ्यूचर के लिए एक होप भी रखता है, भले ही आगे का रास्ता क्लियर ना हो। इस सॉन्ग ने तुम्हारे दिल के तारों को झंकृत कर दिया। तुमने अपना गिटार उठाया और महज एक बार बजाने पर ही तुमने उस सॉन्ग को परफेक्टली प्ले कर लिया। सर्दियों के जाने की आहट सुनकर मैं किसी साल किसी महीने में जागता हूं, मैं सोचता हूं, मैं इंतजार करता हूं, मैं आने वाले कल की उम्मीद करता हूं, पर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता। तुमने आजकल के सबसे ट्रेंडिंग म्यूजिक प्लेटफॉर्म, जिसे फैंस एस स्टेशन कहते थे, को ओपन किया, लेकिन वीडियो अपलोड करने से ठीक पहले तुम अचानक रुक गए। एक टॉप मैनेजर के तौर पर अपने सालों के एक्सपीरियंस से तुम्हें रियलाइज हुआ कि डायरेक्टली वीडियो अपलोड करना बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। गाना वायरल हो भी गया
तो ज़रूरी नहीं कि सिंगर भी वायरल हो जाए। ये सोचकर बिना कोई हेजिटेशन के तुमने अपने चेहरे पर एक पांडा फिल्टर लगा लिया ताकि तुम्हारी पहचान छुपी रहे, और फिर अपलोड बटन दबा दिया। ये अपलोड करने के बाद तुमने कोई कमेंट्स या व्यूज़ चेक नहीं किए, सारे डिवाइसेस बंद किए और चुपचाप अपनी सोती हुई वान वान को गले लगाकर लेट गए। अगले दिन स्काई आई मीडिया में यूजे घबराते हुए प्रेसिडेंट लियू शाओ के ऑफिस में दौड़ी दौड़ी घुसी। बॉस, आप कब वापस आए? मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए क्यों नहीं बोला? सू किंगजुए के इस फियांसे का आखिर क्या चक्कर है? क्या इस आदमी के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई? जैसे ही लियू शाओ ने यूजिए को देखा, वो सवालों की बौछार करने लगा। यूजिए ने टेंशन में अपना थूक निगला। मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग लगा दिए हैं, लेकिन इस मिस्टर ही की आइडेंटिटी बहुत मिस्टीरियस है। फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा? ये ही नाम का बंदा जो मीडिया के सामने इतने एटीट्यूड में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, क्या वो कोई नॉर्मल इंसान हो सकता है? अगर उसके पीछे कोई कैपिटल या कंपनी है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। जा और पता लगा, लियू शाओ ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा। सू किंगशुए को उसने खुद अपने हाथों से इंडस्ट्री में लॉन्च किया था और वो मन ही मन उसे अपनी प्रॉपर्टी मान चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सू किंगशुए का करियर अभी राइजिंग फेज में था। उसने अब तक कोई मूव नहीं लिया था। अगली सुबह वनवान को प्री स्कूल छोड़ने के बाद तुम सीधा सू क्विंगशुए के घर पहुंचे। थैंक गॉड, पिछले 2 सालों के फ्लू की वजह से तुम बाहर हमेशा ब्लैक मास्क पहनते थे, इसलिए प्री स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स ने कभी तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा था। जब तुम घर पहुंचे तो सू क्विंगशुए सोफा पर लेटी एस स्टेशन पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी स्क्रीन पर तुम्हारा अपलोड किया हुआ सॉन्ग इनकाउंटर आ गया। हालांकि इस वक्त वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये पांडा फिल्टर वाला आदमी कोई और नहीं तुम हो। इस गाने में कोई चीखते चिल्लाते हाई नोट्स नहीं थे, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स वोकल स्किल्स थे और ना ही कोई भारी भरकम लिरिक्स थे। लेकिन इसे सुनते ही इस गाने ने सीधा सू किंगशुए की आत्मा को छू लिया। वो उसमें पूरी तरह खो चुकी थी कि तभी दूरबेल बजी और उसका ध्यान टूट गया। बाहर तुम्हें देखकर सू किंगशुए ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन तुम्हें अकेला देखकर वो कंफ्यूज हो गई। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो प्रेस स्कूल गई है, मैं उसे शाम को ले आऊंगा। तुमने हल्की सी स्माइल दी। अरे हाँ, मैंने सोच लिया है, आने वाले कुछ समय तक मैं यूजी और अपनी असिस्टेंट को घर आने से मना कर दूंगी। पूरी रात सोचने के बाद सू किंगशुए ने फाइनली अपना डिसीजन ले लिया था, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, बाहर से उसकी असिस्टेंट शाओया की चहकती हुई आवाज आई। किंगशुए दी, आप उठ गई? ओह, मिस्टर ही भी यहाँ हैं। यूजी ने बताया कि मिस्टर ही आपके साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे भेजा कि देखूं कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। ये कहकर शाओया ने तुम्हारी तरफ देखा और बहुत ही मीठी स्माइल देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर ही, मैं किंगशुए दी की असिस्टेंट शाओया हूं। यूजी ने कहा है कि अब से आप दोनों के डेली रूटीन का ख्याल मैं ही रखूंगी। प्लीज टेक केयर ऑफ मी। शाओया दिखने में बहुत स्वीट और इनोसेंट लग रही थी, लेकिन लोगों को पहचानने की तुम्हारी नजर बहुत शार्प थी। तुम्हें पता था कि इस स्वीट चेहरे के पीछे एक बहुत चालाक दिमाग छुपा है। तुमने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स, लेकिन मैं फॉरेन से वापस ही इसलिए आया हूं ताकि क्विंगशुए के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं। मैं चाहता हूं कि हम कुछ प्राइवेट टाइम एंजॉय करें, इसलिए इस दौरान क्विंगशुए का ख्याल मैं खुद रख लूंगा। तुम्हें रोज यहां आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इतना कहते ही शाओया के चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल उसने ऐसा मुंह बना लिया जैसे तुम उसके साथ अन्याय कर रहे हो। उसने बड़ी मासूमियत और बेचारगी से सू क्विंगशुए की तरफ देखा। किंगशुए दी, क्या मेरे काम में कोई कमी रह गई है? मैं आपकी असिस्टेंट हूं, आपका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। इन कुछ दिनों में तुमने रियलाइज कर लिया था कि सू क्विंगशुए बाहर से जितनी कोल्ड और स्ट्रिक्ट दिखती है, अंदर से वो उतनी ही सॉफ्ट है। तुम्हें डर लगा कि कहीं वो शाओया की इस इमोशनल एक्टिंग में पिघल ना जाए, लेकिन तुम्हें सरप्राइज करते हुए सू किंगशुए ने शाओया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कंपनी में मैं बात कर लूंगी, तुम्हारे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं सच में शियांग जे के साथ कुछ प्राइवेट टाइम बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर शाओया के पास चुपचाप अपने झूठे आंसू पोंछने और हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। शाओया के जाते ही तुम हंस पड़े। मुझे लगा था कि तुम उसकी एक्टिंग में फंस जाओगी। क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ दिखती हूं? जब तुमने अपनी बेटी ही मेरे मत्थे मर दी है, तो क्या मुझे खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? इस सीक्रेट के बारे में जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा है। सू किंगशुए ने आंखें घुमाते हुए कहा और सोफा पर बैठ गई, लेकिन जल्द ही उसने एक गहरी सांस ली। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे किडनैप कर लिया हो। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। तुमने तो मेरा फायदा भी उठाया और अब मेरे पास फाइट बैक करने का कोई चांस ही नहीं है। बस चुपचाप तुम्हारी हर बात माननी पड़ रही है। साफ था कि उसकी आवाज में एक हल्की सी शिकायत और गुस्सा था, लेकिन फिर उस रात के उस पागलपन को याद करके सू किंगजुए का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसे बस इतना याद था कि वो एहसास बहुत मैजिकल था। हम दोनों अब एक ही नाव में सवार हैं, तुमने हंसते हुए कहा। तुम होगे नाव में सवार?
सू किंगशुए ने झल्लाते हुए मुंह फुला लिया, जो उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहा था। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि यह मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। हम दोनों के लिए यही बेस्ट है, तुमने कंधे उचकाते हुए कहा। उम्मीद तो यही है। वैसे भी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी हूं। उधर कंपनी में शाया, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैंने तुम्हें किंगशुए और मिस्टर ही का ख्याल रखने भेजा था ना। शाया को इतनी जल्दी वापस देखकर यूंजिए कंफ्यूज हो गई। यूंजिए को देखते ही शाया ने फिर से अपना वो बेचारा वाला मुंह बना लिया। यूंजिए, मुझे उस मिस्टर ही ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसने कहा कि उन्हें कपल की तरह प्राइवेट टाइम बिताना है और उन्हें मेरी सर्विस की जरूरत नहीं है। प्राइवेट टाइम? यह सुनकर यूंजिए का सिर चकरा गया। उसे अंदर ही अंदर डर सताने लगा कि यह मामला बहुत जल्द एक बड़े धमाके में बदलने वाला है। आखिर उसे अच्छे से पता था कि लियू शाओ के दिल में सू किंगशुए के लिए क्या फीलिंग्स हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, तुम असिस्टेंट हो, किंगशुए की देखभाल करना तुम्हारा काम है। अगर उसने कह दिया कि मत आओ, तो क्या तुम सच में नहीं जाओगी? कोई ना कोई बहाना ढूंढना सीखो, समझी? थोड़ी देर में तुम वापस जाना और कहना कि किंगशुए को दोपहर में हेवंस वॉइस की रिकॉर्डिंग डिस्कस करने के लिए कंपनी बुलाया है। और हाँ, अपनी आंखें और कान खुले रखना और पता लगाना कि उस मिस्टर ही और किंगशुए के बीच चल क्या रहा है। शाया एक पल के लिए चौंकी, फिर यूंजी के करीब आकर धीरे से बोली, यूंजिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको शक है कि वो मिस्टर ही असल में किंगशुए दी का फियांसे है ही नहीं? हो सकता है, जो भी हो, बस उन पर नजर रखो। शाया एक बार फिर सू किंगशुए के उस लग्जरी सी व्यू विला में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डाला, सिस्टम ने एरर दिखा दिया। पासवर्ड चेंज हो चुका था। शाया पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम से सू किंगशुए के साथ थी, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पासवर्ड क्यों चेंज हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन के उजाले में ही किंगशुए दी और मिस्टर ही अंदर? शाया के दिमाग में तुरंत कुछ रोमांटिक और वाइल्ड सीन्स चलने लगे। शायद मुझे उनके प्राइवेट टाइम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। अब मैं डोरबेल बजाऊं या नहीं, वो टेंशन में ही थी कि तभी तुम हाथ में ग्रोसरीज लिए अचानक शाया के पीछे खड़े हो गए। किंगशुए से कोई काम है? तुम्हारी आवाज सुनते ही शाया बुरी तरह चौंक गई। मिस्टर ही, आप एकदम भूत की तरह अचानक कहां से आ गए? और फिर उसकी नजर तुम्हारे हाथ में पकड़ी सब्जियों पर पड़ी। वो हैरानी से चिल्लाई, मिस्टर ही, आप खुद ग्रोसरीज खरीदने गए थे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तुमने उल्टे सवाल दाग दिया। शाया ने ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मैंने पहली बार आप जैसे किसी बड़े बॉस को खुद मार्केट जाकर सब्जियां खरीदते हुए देखा है। किस मार्केट में लिखा है कि कोई बॉस वहां जाकर शॉपिंग नहीं कर सकता? तुमने बहुत ही कोल्ड टोन में जवाब दिया। तुम्हारी महज कुछ बातों और तुम्हारे ऑरा ने शाया का दम निकाल दिया था। तो कोई काम है या नहीं? तुमने दोबारा पूछा। शाया ने घबराहट में अपना सिर खुजाया। वो, वैसे तो कोई खास काम नहीं था। अगर कोई काम नहीं है तो आइंदा यहां आने की जरूरत नहीं है। सुबह मैंने जो कहा था वो कोई मजाक नहीं था, तुमने बेहद ठंडी आवाज में कहा और ग्रोसरीज लेकर अंदर जाने लगे। तुम दरवाजे के अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी शाया पीछे से चिल्लाई, मिस्टर ही, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं है। यूंजी ने मुझे किंगशुए दी को इन्फॉर्म करने भेजा था कि आज आफ्टरनून में कंपनी आना है, हेवंस वॉइस शो की रिकॉर्डिंग डिस्कस करने के लिए। ठीक है, समझ गया। तुमने बस सिर हिला दिया। शाया ने चैन की सांस ली और मुड़कर जाने ही वाली थी कि तभी तुम्हारी आवाज फिर गूंजी, वेट। ये सुनते ही शाया का शरीर बर्फ की तरह जम गया। वो डरते डरते पीछे मुड़ी। जी मिस्टर, ये कोई और ऑर्डर? जाकर अपनी कंपनी से कहो कि तुम्हें एक मोबाइल फोन खरीद कर दें। कौन सा जमाना चल रहा है? एक छोटी सी बात बताने के लिए तुम्हें खुद यहां तक चलकर आना पड़ा। रिडिकुलस नहीं लगता ये सब? अगर तुम्हारी कंपनी इसका बिल पे नहीं कर सकती तो मैं कर दूंगा। इतना कहकर तुमने सीधे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हें नहीं पता था कि शाया उस होटल वाले ट्रैप में इन्वॉल्व थी या नहीं, लेकिन उसे ये वार्निंग देना बहुत जरूरी था, वरना वो रोज रोज मुंह उठाकर यहां चली आती। क्या वो मिस्टर ही सच में इतने एरोगेंट हैं? सुबह तुमने यूंजिए से काफी तमीज से बात की थी, इसलिए शाया की रिपोर्ट सुनकर यूंजिए पूरी तरह शॉक में थी। हाँ यूंजिए, उस ही नाम के आदमी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। कंपनी वापस आने के बाद भी शाया डर से कांप रही थी। यूंजिए की टेंशन अब और बढ़ गई। अगर हम सू किंगशुए और उस आदमी की डेली लाइफ पर नजर नहीं रख पाएंगे तो मैं बॉस लियू शाओ को क्या जवाब दूंगी? यूंजी, अब हम क्या करें? तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं किससे पूछूं? तुम फिलहाल वहां मत जाना, मुझे कुछ प्लान सोचने दो। उधर तुम्हारे खाने के आगे सू फिंगशुए का सारा कंट्रोल फेल हो चुका था। वो सोचकर बैठी थी कि वो आराम से एक गॉडेस की तरह स्मूथली खाएगी, लेकिन जैसे ही उसने चॉपस्टिक्स उठाई, उसकी सारी गॉडेस इमेज पल भर में ढेर हो गई। तुम अपना फोन मेरी तरफ पॉइंट करके क्या कर रहे हो? ब्रेस्ड पॉर्क का आखिरी पीस खाते हुए सू पिंगशुए ने अचानक देखा कि तुम्हारा फोन उसी की तरफ है।
कहीं तुम मेरी फोटो तो नहीं खींच रहे? तुमने मुझे पागलों की तरह ठूंसते हुए रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया? सू किंगशुए ने अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी की और झटके से तुम्हारा फोन छीन लिया। तुम अचानक भड़की हुई सू किंगशुए को बड़ी मासूमियत से देख रहे थे। मैं तो बस शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। तुम्हें इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है? तब जाकर सू किंगशुए ने देखा कि तुम सच में वीडियोस देख रहे थे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके सामने बैठकर लंबी टांगों वाली लड़कियों की वीडियो देखने का क्या मतलब था? क्या मेरी टांगें देखने के लिए काफी नहीं है? वो मन ही मन भुनभुनाई, ये तो सच में हद हो गई। तुम मर्द सच में एक जैसे ही होते हो, इसमें देखने लायक है ही क्या? सू किंगशुए ने तुम्हें एक कंटेम्प्ट वाली लुक दी और फोन तुम्हारी तरफ वापस फेंक दिया। तुम एकदम हेल्पलेस लग रहे थे। यार, इन शॉर्ट वीडियोस का एल्गोरिदम ही ऐसा है। दिन में सिर्फ हॉट गर्ल्स दिखती हैं और रात में सिर्फ फूड या हॉरर वीडियोस। मैं क्या करूं? ये सुनते ही सू किंगशुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट नीचे की तरफ खींची। परवर्ट कहीं के। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर तुम्हारी हंसी छूट गई। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं स्क्रीन पर देखूं या फिर तुम्हारी टांगें देखूं? कहीं नहीं देखना है। सू किंगशुए ने अपने दांत पीसे और वहां से जाने के लिए उठी। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम की तरफ मुड़ी, तुम भी अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। वेट! अगले ही पल तुम सू किंगशुए के एकदम करीब आ गए। तुम्हें अपने इतने करीब आता देखकर सू किंगशुए के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो तुम क्या करना चाहते हो? वो रात बस एक एक्सीडेंट थी, कोई फालतू हरकत मत करना। तुमने चुपचाप एक टिश्यू पेपर निकाला और इससे पहले कि सू किंगशुए कुछ समझ पाती, तुमने हल्के से उसके होठों के किनारे लगा खाना पहुंच दिया। इतनी बड़ी हो गई हो, खाना खाने के मामले में तुम मेरी बेटी से भी गई गुजरी हो। इतना कहकर तुमने बर्तन उठाए और सीधे किचन में चले गए। सू किंगशुए वहीं अपनी जगह बुत बनकर खड़ी रह गई। ये आदमी कैसा है? इसकी जबान कितनी चलती है? किचन से बाहर आने पर तुमने देखा कि सू किंगशुए अपना डिजाइनर बैग लिए बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी है। तुम बाहर जा रही हो? तुमने बिना सोचे पूछा। सू किंगशुए ने तुम्हें एक इरिटेटेड लुक दी। अभी तुमने ही तो कहा था कि शाओया मुझे आफ्टरनून में कंपनी बुलाने आई थी। तो क्या तुम अकेले जाने वाली हो? और क्या करूं? तुमने मेरी असिस्टेंट को तो भगा दिया, अब उसे वापस बुलाऊंगी तो मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। सू किंगशुए ने बड़ी हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। तुम मुझे ड्रॉप करोगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर शक है या तुम्हें डर है कि मैं कार में तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? तुमने इधर उधर देखते हुए पूछा। कार कीज कहां हैं? उस कैबिनेट में। सू किंगशुए ने एक खूबसूरत साइड कैबिनेट की तरफ इशारा किया। जैसे ही तुमने वो कैबिनेट खोला, तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में, ये तो एक चलती फिरती रिच बॉस लेडी है। अंदर कम से कम 10 लग्जरी कार्स की कीज रखी हुई थी। एक पल के लिए तो तुम खुद कंफ्यूज हो गए कि कौन सी की उठाऊं। सू किंगशुए आगे आई और उसने कैबिनेट में से एक शाइनी कोनिगसेक की निकालकर तुम्हें दे दी। अब से तुम ये कार चलाना। मैंने अभी खरीदी है, कंपनी में किसी ने इसे देखा भी नहीं है। इसके पीछे का प्लान एकदम क्लियर था। अगर कंपनी वालों ने इसे नहीं देखा है तो जब तुम इसे ड्राइव करोगे तो सबको लगेगा कि ये कार तुम्हारी है। 2-3 करोड़ की ये हाइपर कार तुम्हारे स्टेटस को जस्टिफाई करने के लिए काफी थी। और अगर मैंने इसे ठोक दिया तो मुझे पे तो नहीं करना पड़ेगा ना? तुमने मजाक करते हुए पूछा। अगर ठुक जाए तो फेंक देना, सू किंगशुए ने पूरे एटीट्यूड में कहा और पलटकर गराज की तरफ चल दी। पहले पूरी दुनिया को लग रहा था कि सू किंगशुए को किसी कैपिटल बॉस ने शुगर बेबी बना रखा है, लेकिन अब सच तो यह था कि उसने तुम्हें अपना शुगर बॉय बना लिया था। वेल, एक रिच बॉस लेडी का शुगर बॉय बनने की फीलिंग सच में काफी बढ़िया है, तुमने मन ही मन सोचा। कार का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब और शांत था, इसलिए तुमने खुद ही बात शुरू की। जिस सॉन्ग पर प्लेजरिज्म का चार्ज लगा है वो फॉरेन में भी बहुत नीचे है। तुम्हारा पहले उस पर ध्यान न जाना नॉर्मल है। तुम्हारा क्या मतलब है? खिड़की से बाहर देख रही सू किंगशुए ने अचानक मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारी नजरें अभी भी सड़क पर थीं। मुझे नहीं लगता कि तुमने कॉपी किया है। वो सॉन्ग तुम्हारे स्टाइल का है ही नहीं। पक्का वो तुम्हें किसी और ने दिया होगा, है ना? तुम्हारा तीर सीधा निशाने पे लगा। वो सॉन्ग सच में सू किंगशुए ने खुद नहीं लिखा था, वो उसकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने उसे दिया था। और जब एल्बम रिलीज हुई तो वो सॉन्ग सू किंगशुए के नाम से निकला। ये तुम्हारे खिलाफ किसी का पूरा मास्टर प्लान था। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई तुम्हें इतना बर्बाद क्यों करना चाहता है? यह सवाल सुनकर सू किंगशुए ने अपनी पलकें झपकाईं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गहरा समंदर है। मुझे क्या पता कि कौन मुझे डसना चाहता है। मैं बस इतना जानती हूं कि इस इंडस्ट्री में अगर तुम एक बार पानी में गिर गए ना तो हर कोई तुम्हें और नीचे खींचने की कोशिश करेगा ताकि वो खुद ऊपर आ सकें। तो तुम्हारे हिसाब से इंडस्ट्री में सब बुरे लोग हैं? तुमने पूछा। सू किंगशुए ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हाँ, अच्छे लोग तो ना के बराबर हैं। तो फिर तुम इस इंडस्ट्री में क्यों हो? अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं रहूंगी तो क्या तुम्हारे घर आकर गाना गाऊंगी? म्यूजिक मेरा ड्रीम है और तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे खिलाफ ये साजिश कौन कर रहा है?
लियू रुयान की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और जब तुम्हें खुद नहीं पता तो मैं कैसे जान सकता हूं? तुमने बात घुमा दी। तो फिर ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो जैसे तुम्हें दुनिया की सारी खबर हो? सू किंगशुए ने तुम्हें घूरते हुए फिर से आंखें घुमाई और वापस खिड़की के बाहर देखने लगी। तुम्हारी वो फ्रेंड अभी कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ है? मैंने कोई ट्रैकिंग डिवाइस थोड़ी लगा रखा है उस पर। सू किंगजुए ने अपने खूबसूरत बाल झटकते हुए इरिटेटेड टोन में कहा। इस बार तुमने अपना सिर पीटा। मेरा मतलब है, वो काम कहाँ करती है? शायद उसने हुआंगजी मीडिया के साथ ट्रेनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी हाल ही में ट्रेनिंग के लिए कोरिया गई थी। हुआंगजी मीडिया का नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हुआंगजी में तुम्हारा एक बहुत पुराना दोस्त मौजूद था। हाँ, क्यों? कोई प्रॉब्लम है? सू किंगजुए ने हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। तुमने एक हल्की सी स्माइल दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कार स्काई आई मीडिया के अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच चुकी थी। कार पार्क करने के बाद तुम्हारा बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। तुम्हें बैठा देखकर सू किंगशुए भी पैसेंजर सीट पर बिना हिले डुले बैठी रही। एटमॉस्फेयर अचानक से बहुत अजीब हो गया। हम पहुंच गए हैं, तुम नीचे नहीं उतरोगी? तुमने आखिरकार पूछ ही लिया। सू किंगशुए ने तुम्हें एक अजीब सी लुक दी। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलोगे? दरवाजा खोलूं? क्यों? तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कोई इंजरी हो गई है क्या? तुमने भी पूरी एक्टिंग करते हुए पूछा। यह जवाब सुनकर सू फिंगशुए पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई। हम कंपनी में हैं। क्या तुम टीवी शोज वाले हीरोज की तरह थोड़ा जेंटलमैनली बिहेव नहीं कर सकते? कम से कम कार से बाहर आकर मेरे लिए दरवाजा तो खोल सकते हो। तुम्हें लगता है कि वो जेंटलमैन वाली हरकत है? मुझे तो वो एकदम सिंप वाली फीलिंग लगती है। तुमने कंधे उचकाते हुए कहा। और वैसे भी ये अंडरग्राउंड गराज है, यहां कोई ऑडियंस नहीं है। किसको क्या पता कि तुम कार से कैसे बाहर निकली? ये सुनकर सू किंगशुए का पारा हाई हो गया। उसने झटके से कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और गुस्से में पैर पटकते हुए एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। स्ट्यूपिड, पत्थर दिल कहीं का! जैसे ही सू फिंगशुए कंपनी के अंदर गई, तुमने एक्सीलरेटर दबाया और सीधा हुआंगजी मीडिया की तरफ निकल पड़े। तुम जिस इंसान से मिलने जा रहे थे उसका नाम बे होंगफाई था। वो पूरी चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और असली वेटरन था। 5 साल पहले जब लियू रुयान का डेब्यू हुआ था, तब तुमने इसी इंसान की मदद ली थी। बे होंगफाई उन चुनिंदा लोगों में से एक था जिसने असल में तुम्हारा असली टैलेंट देखा था। लेकिन लियू रुयान को एक टॉप स्टार बनाने के तुरंत बाद तुम अचानक कहीं गायब हो गए। पिछले 5 सालों में बे होंगफाई को तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली थी, जब तक कि तुम्हारा और सू किंगशुए का वो होटल स्कैंडल न्यूज में ब्रेक नहीं हुआ। स्क्रीन पर तुम्हें सू किंगशुए को प्रोटेक्ट करते हुए मीडिया को धमकी देते देखकर बे होंगफाई की आंखों में लगभग खुशी के आंसू आ गए थे। यह आदमी सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है जिसने गांव से आई एक लड़की को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, बल्कि इसका बैकग्राउंड भी बहुत डीप और अनफॉर्मेबल है। और अब ये पॉप क्वीन सू किंगशुए का फियांसे बन चुका है। जब बे होंगफाई को पता चला कि तुम उससे मिलने आए हो, तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। वो उस वक्त एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन उसने मीटिंग बीच में ही रोक दी और सीधा कंपनी लॉबी की तरफ भागने लगा। क्यांग, लॉन्ग टाइम नो सी, मेरे भाई! हालांकि तुमने हमेशा की तरह ब्लैक मास्क पहन रखा था, लेकिन बे होंगफाई ने तुम्हें एक ही नजर में पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने भी धीरे से अपना मास्क उतार दिया। मास्क हटते ही लॉबी में मौजूद हुआंगजी मीडिया के सारे एम्प्लॉय शॉक में चले गए। ये तो सू किंगशुए का फियांसे है ना? और सबसे बड़ी बात, हमारे स्ट्रिक्ट बॉस मिस्टर बे, जो कभी किसी से हंस कर बात नहीं करते, वो आज खुद इसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। तुमने उन फुसफुसाती आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा बे होंगफाई के ऑफिस में आ गए। बे होंगफाई ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बनाई और तुम्हारे सामने रखी। क्यांग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। 5 साल गायब रहने के बाद जब तुम लौटे तो तुमने कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। तुम और किंगशुए शादी कब कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्लान करूंगा। उसकी बातें सुनकर तुमने हल्की सी स्माइल दी। ये सब एक एक्सीडेंट था। किंगशुए का करियर अभी राइजिंग फेज पर है, इसलिए हम इस रिलेशन को इतनी जल्दी पब्लिक नहीं करना चाहते थे। लेकिन किसी ने किंगशुए को फंसाने का ट्रैप बिछाया, इसलिए हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। यह सुनकर बे होंगफाई हैरान रह गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो किंगशुए के खिलाफ साजिश रचे? तुम्हारी उंगलियों ने टेबल पर कुछ सेकंड टैप किया और फिर तुमने बे होंगफाई की आंखों में देखते हुए कहा, वो इंसान अभी तुम्हारी कंपनी में मौजूद है? कौन है वो? चूंकि तुम खुद चलकर बे होंगफाई के पास आए थे, तो जाहिर है तुम्हें उस पर पूरा ट्रस्ट था, इसलिए तुमने सच बता दिया। जाओ लू, वो ट्रेनी जिसे तुमने अभी कोरिया ट्रेनिंग के लिए भेजा है। जाओ लू? लेकिन वो तो बस एक ट्रेनी है, उसमें सू किंगशुए से पंगा लेने की हिम्मत कहां से आई? बे होंगफाई पूरी तरह शॉक में था। तुमने हंसते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, वो अकेली किंगशुए का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका मतलब साफ है कि जाओलू के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तुम्हारा मतलब जाओलू सिर्फ एक मोहरा है? बे होंगफाई ने पूछा।
हाँ, लेकिन अभी के लिए हमें किंगशुए के प्लेजरिज्म स्कैंडल को क्लियर करना होगा। मुझे साबित करना है कि उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूं। अगर ऐसा है तो जाओ लू को सामने आकर इस बात की सफाई देनी होगी। लेकिन अगर जाओ लू जानबूझकर किंगशुए को बर्बाद करना चाहती है तो वो कभी खुद सामने नहीं आएगी। और सच कहूं तो मुझे उस लड़की जाओ लू में बेई होंगफे बोलते बोलते रुक गया। तुमने उसकी बात पूरी की। तुम्हें उसमें पुरानी लियू रुयान की झलक दिखाई देती है ना? तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर बेई होंगफे ने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ यार, सच कहूं तो सुपरस्टार बनने के बाद जिस तरह लियू रुयान ने तुम्हें लात मारी और हमारे हुआंगजी मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर मेयू मीडिया के साथ साइन कर लिया, वो किसी धोखेबाज से कम नहीं थी। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी अपने पैरों तले रौंदा है। आज सोचता हूं तो पछतावा होता है कि मैंने उसकी मदद क्यों की। उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मेयू मीडिया में जाना तय था। आखिर मेयू टीवी के पास इस वक्त सबसे बड़ा ट्रैफिक और ऑडियंस बेस है। तुमने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा इसलिए तुमने उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी एम्बिशन इतनी बड़ी होगी, है ना? अरे हाँ भाई, लियू रुयान की एम्बिशन की कोई लिमिट ही नहीं है। सच बताऊं तो मुझे शक है कि पिछले कुछ टाइम से सू किंगशुए पर जो लगातार अटैक हो रहे हैं उसके पीछे कहीं लियू रुयान का हाथ तो नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक पुराने खिलाड़ी के तौर पर बेई होंगफाई की इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज थीं। कोई बात नहीं, चाहे वो हो या कोई और, मैं किसी को किंगशुए को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुमने बहुत कामली कहा। बेई होंगफाई के चेहरे पर अचानक टेंशन आ गई। उसने आवाज नीची करते हुए कहा, चियांग, तुम आज यहां आए हो, इसलिए एक बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूं। किंगशुए का हेवंस वॉइस शो में जाना असल में मेयू मीडिया का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं उस शो के जजेस में से एक हूं और उस दिन मैंने प्रोडक्शन टीम को बात करते हुए सुना था कि वो इस बार किंगशुए को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देने वाले। उनका मैं गोल है सू किंगशुए को नीचा दिखाकर लियू रुयान को और भी बड़ा स्टार साबित करना। उधर स्काई आई मीडिया के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर यूं जी अपने हाथ बांधे साउंड इंजीनियर के बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी और सैटिस्फाइड स्माइल थी। सू किंगशुए का साउंड इंजीनियर होना सच में दुनिया का सबसे आसान काम था। पूरे सेशन में उन्हें मुश्किल से कुछ ही नोट्स फिक्स करने पड़े थे। सू किंगशुए की परफॉर्मेंस लगभग परफेक्ट थी, खासकर जब कुछ दिन पहले वो इस नए सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी तब उसकी हालत बहुत खराब थी। किसी ने नहीं सोचा था कि महज कुछ ही दिनों में वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर लेगी। क्या सच में यही पावर ऑफ लव है? यूं जी के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, बिना कोई बकवास किए। चलिए एक साथ किंगशुए के इस खूबसूरत सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। आई विश आई वुड हैव डन इट। आई विश आई वुड हैव डन इट। हाँ, वेट। किंगशुए, ये तो परफेक्ट था। इस नए सॉन्ग की रिकॉर्डिंग सच में कमाल की हुई है। जैसे ही सू किंगशुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आई, यूजिए ने उसे तारीफों से भर दिया। यूजिए से मिली तारीफ सुनकर सू किंगशुए अंदर से बहुत खुश थी। ये सब कियांग जे की बदौलत है। हाँ, प्यार की ताकत सच में कमाल होती है। यूजिए के मुंह से अचानक ये बात निकल गई। सू किंगशुए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरा मतलब है कियांग गे ने इन सारे वोकल ट्रांजिशंस और डिटेल्स को खुद चेंज किया है। ये सुनकर यूजी फिर से हैरान रह गई। क्या मिस्टर ही ने ये ट्रांजिशंस चेंज किए हैं? क्या मिस्टर ही को म्यूजिक थ्योरी की भी नॉलेज है? वो इसमें एक्सपर्ट है। वो बस प्रैक्टिस रूम के बाहर खड़ा मुझे गाते हुए सुन रहा था और सिर्फ सुनकर उसने इस कॉम्प्लेक्स कॉर्ड प्रोग्रेशन को परफेक्टली डिकोड कर लिया और उसमें चेंजेस भी कर दिए। और कुछ हो ना हो, लेकिन उसका म्यूजिकल सेंस। सू किंगशुए दिल से तुम्हारी तारीफ कर रही थी। बहुत कमाल की बात है मिस्टर, ही सच में बहुत डीप हैं। यूजी ने तुम्हारी तारीफ तो की, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी। इतने केपेबल और अनफिडॉमेबल इंसान को हैंडल करना बहुत मुश्किल होने वाला था। अच्छा किंगशुए, एक इंपॉर्टेंट बात। मुझे लगता है कि हेवंस वॉइस के पहले एपिसोड में तुम्हें कोई पुराना सॉन्ग नहीं बल्कि सीधा यही नया सॉन्ग गाना चाहिए। ये सुनकर सू किंगशुए चौंक गई। यूं जी, सीधा नया सॉन्ग? क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं होगा? अगर ऑडियंस का रिएक्शन हमारी उम्मीद से कम रहा तो आगे कंपटीशन में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर ये सॉन्ग ब्लॉकबस्टर हिट हो गया तो? आजकल ऑडियंस को कुछ नया और एक्साइटिंग चाहिए। यूं जी के हिसाब से एक स्लो कमबैक से ज्यादा बेहतर एक धमाकेदार एंट्री थी। अगले कुछ घंटों तक सू किंग एक्शुए ने उस नए सॉन्ग की प्रैक्टिस की। शाम होते होते असिस्टेंट शावया उसके पास आई। किंग एक्शुए डी, काफी देर हो गई है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, कियांग गे मुझे लेने आ रहे हैं। सू किंग एक्शुए ने बिना सोचे जवाब दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में थी। इस गाय ने मेरी असिस्टेंट और मैनेजर दोनों को भगा दिया और अब खुद भी टाइम पर मुझे लेने नहीं आ रहा। क्या मतलब है इसका? क्या ये मुझसे कंपनी में सबके सामने खंबे की तरह इंतजार करवाना चाहता है? क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? सू किंगशुए के दिमाग में ऐसी हजारों गालियां चल रही थीं। तभी डिंग की आवाज के साथ उसके फोन पर तुम्हारा मैसेज आया। मैं नीचे हूं, आ जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही सू किंगशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं।
पहले तो खुद ऊपर आने से मना कर दिया और अब मुझे नीचे बुला रहा है। किंगशुए, दी क्या हुआ? आपका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? शाओया ने चिंता से पूछा। सू किंगशुए ने खुद को संभाला और अपने फोन को कसकर पकड़ते हुए बोली, कुछ नहीं, क्यांग जे आ गए हैं, मैं उन्हें अंडरग्राउंड गराज में मिलती हूं। क्या मिस्टर ही ऊपर नहीं आ रहे? शाओया ने जानबूझकर वही सवाल पूछ लिया जो सू किंगशुए को चुभ रहा था। सू किंगशुए ने एक गहरी सांस ली। हम घर जा रहे हैं, उनका ऊपर आने का क्या मतलब? फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ये कहकर वो एलिवेटर की तरफ गई और बटन दबाया। एलिवेटर के दरवाजे खुले, लेकिन अंदर जो इंसान खड़ा था उसे देखने की उम्मीद सू किंगशुए ने सपने में भी नहीं की थी। वो और कोई नहीं, लियू शाओ था। किंगशुए, तुम घर जा रही हो? मैं बस तुम्हें डिनर के लिए पूछने ही वाला था। सू किंगशुए अजीब सी हालत में लियू शाओ को देख रही थी। उसका दिमाग तेजी से कोई अच्छा सा बहाना सोच रहा था ताकि वो मना कर सके। तभी डिंग की आवाज के साथ सामने वाला एलिवेटर भी पहुंच गया और उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और उस एलिवेटर से बाहर तुम निकले। सू किंगशुए को एलिवेटर के बाहर खड़ा देखकर और उसके अजीब से चेहरे को देखकर तुम तुरंत सिचुएशन समझ गए। हेलो बॉस लियू। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुमने आगे बढ़कर स्माइल के साथ लियू शाओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भले ही सामने खड़ा इंसान तुम्हारा एक पोटेंशियल दुश्मन था, लेकिन एक दुश्मन के सामने भी इंसान को अपनी क्लास मेंटेन रखनी चाहिए। लेकिन अफसोस, लियू शाओ के पास वो क्लास नहीं थी। तुम्हारे बढ़े हुए हाथ को देखकर भी उसने तुमसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि तुम्हें घूरते हुए कोल्ड टोन में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में किंगशुए के फियांसे हो या नहीं, लेकिन किंगशुए मेरी है और मैं उसे कभी भी। किसी ने नहीं सोचा था कि लियू शाओ सीधा आते ही तुम्हें खुली चुनौती दे डालेगा। यह देखकर पास खड़ी शाओया और बाकी स्टाफ एक्साइटमेंट से भर गए। मर्दों की लड़ाई हमेशा इतनी डायरेक्ट होती है, लेकिन इससे पहले कि लियू शाओ अपनी बात पूरी कर पाता, तुमने अपना हाथ वापस खींचा और बिना किसी झिझक के सबके सामने सू किंगशुए का हाथ पकड़ लिया। किंगशुए, चलो घर चलें। तुमने बड़े प्यार से सू किंगशुए की आंखों में देखा और लियू शाओ के गुस्से से तमतमाते चेहरे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पलक झपकते ही लियू शाओ की वो खुली चुनौती खत्म हो चुकी थी और साफ दिख रहा था कि लियू शाओ हार गया था। तुमने लियू शाओ की तरफ देखा तक नहीं और सू किंगशुए का हाथ पकड़े सीधे एलिवेटर में चले गए। सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़े जाने पर सू किंगशुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसी तरह लियू शाओ के सामने ही तुम सू किंगशुए को अंडरग्राउंड गराज तक ले आए और अपनी तरफ से कार का दरवाजा खोलकर खड़े हो गए। तुम्हारे इस एक्शन को देखकर सू किंगशुए से रहा नहीं गया। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि लड़कियों के लिए दरवाजा खोलना सिंप वाली हरकत है। हाँ, मैंने कहा था। तुमने बहुत काम तरीके से सिर हिलाया, लेकिन अगर इसमें एक एक्शन और ऐड कर दिया जाए तो ये बिल्कुल भी सिंप नहीं लगेगा। कौन सा एक्शन? सू किंगशुए अभी कंफ्यूज्ड ही थी कि तुमने उसे पलक झपकने का मौका दिए बिना झटके से अपनी बाहों में उठा लिया प्रिंसेस कैरी। सू किंगशुए का बैलेंस बिगड़ा और उसने डर के मारे तुरंत तुम्हारे गले में अपनी बाहें डाल दी और ठीक उसी वक्त डिंग की आवाज के साथ एलिवेटर का दरवाजा फिर से खुला। जो लियू शाओ गराज तक पीछा करते हुए आया था, उसे जबरदस्ती डॉग फूड का एक और मीठा निवाला खाना पड़ा। वो उगलना चाहता था पर उगल नहीं पाया। क्या एक एक्शन ऐड करने से मैं थोड़ा कम सिंप लग रहा हूं? सू किंगशुए को पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए तुमने स्माइल के साथ पूछा। सू किंगशुए का चेहरा अभी भी लाल टमाटर हो रखा था और उसका दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह धड़क रहा था। इसे इसे सिंप ना होना नहीं कहते, इसे बदतमीजी कहते हैं। सबके सामने मेरा हाथ पकड़ना काफी नहीं था क्या? क्या तुम मुझे छूना बंद नहीं कर सकते? हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। कार में बैठते ही सू किंगशुए ने अपने लाल होठों को दांतों तले दबाया और गुस्से में कहा, तुमने बहुत आराम से जवाब दिया। तो फिर उस रात होटल में जो हुआ? ये सुनकर सू किंगशुए एकदम पैनिक हो गई। उस रात की बात मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन तुमने ही मुझे सिंप कहा था और मैं ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेट, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने थी और तुम मुझे छूना भी नहीं चाहते थे। सू किंगशुए को अचानक रियलाइज हुआ कि उसके अंदर के इमोशंस फिर से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। आधे घंटे बाद तुम और सू किंगशुए उस सी व्यू विला में वापस पहुंच गए। जैसे ही तुम लोग अंदर आए, वनवान अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में पेपर से बने 3 लाल फूल थे। किंगशुए सिस्टर, ये आपके लिए। वनवान ने सू किंगशुए को बहुत मीठी सी स्माइल दी। वनवान का ये प्यारा सा रूप देखकर सू किंगशुए का दिल तुरंत पिघल गया। उसने प्यार से वो फूल ले लिए। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। क्या ये वनवान ने खुद बनाए हैं? हाँ किंगशुए सिस्टर, आप इन 3 लाल फूलों का यूज करके मेरे पापा से कोई भी 3 विशेस पूरी करवा सकती हैं। मेरे पापा आपकी हर विश पूरी करेंगे। हुआंगजी मीडिया से निकलते ही तुमने वनवान को पिक कर लिया था और रास्ते में उसे ये सब सिखा दिया था। तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि सू किंगशुए के लिए अचानक से एक बच्ची को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए ये 3 पेपर फ्लावर्स सू किंगशुए के लिए तुम्हारे 3 प्रॉमिसेस थे। उम्मीद थी कि वो इनका अच्छे से यूज करेगी। ओके, तो मेरी पहली विश है कि तुम्हारे पापा एक पिग की आवाज निकाल कर दिखाएं।
सू किंगशुए ने एक लाल फूल बाहर निकाला और शरारत भरी स्माइल के साथ कहा। उसकी इस शानदार स्माइल को देखकर तुम पूरी तरह से स्पीचलेस हो गए। क्या तुम सीरियसली अपना एक प्रॉमिस इसके लिए वेस्ट करना चाहती हो? सू किंगशुए ने बिना सोचे कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वेस्ट है? तुमने फिर से पूछा, एक पेपर फ्लावर वेस्ट होने में क्या प्रॉब्लम है? सू किंगशुए ने इसे कोई बड़ी बात नहीं माना और तुम्हें जल्दी करने का इशारा किया। चलो जल्दी करो। क्या तुम हार मान रहे हो? सिर्फ पिक की आवाज ही तो निकालनी है। लगता है तुम्हारे इतने डीप थॉट और प्रोमिसेस का इस औरत पर कोई असर नहीं हुआ था। पापा, आप चीटिंग नहीं कर सकते। वनवान ने भी सू किंगशुए का साथ दिया। तुम हार मान चुके थे। ठीक है, पिग की आवाज ही तो निकालनी है। सुनो। तुमने अपनी नाक पकड़ी और अजीब सी आवाज निकालने लगे। ओइंक ओइंक। तुम्हारी आवाज सुनकर वनवान से पहले सू किंगशुए की हंसी छूट गई। वो हंस हंस कर दोहरी हो गई। पापा कितने सिली लग रहे हैं। वनवान खुशी से तालियां बजाने लगी और उसने अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी नाक को पीछे की तरफ दबा दिया। किंगशुए सिस्टर, क्या आप पापा ज्यादा पिग जैसे लग रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पापा बिल्कुल पिग लग रहे हैं। मुझे भी लगता है पापा पिग हैं। अगर मैं पिग हूं तो तुम छोटी पिगलेट हो। वनवान को इतना खुश देखकर तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी नाक पकड़ ली। किंगशुए सिस्टर, मुझे बचाओ। वनवान तुम्हारे हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी और भागकर सू किंगशुए के पास चली गई। लेकिन जैसे ही सू किंगशुए ने उसे पकड़ा, वनवान ने पलक झपकते ही अपनी उंगली से सू किंगशुए की नाक भी दबा दी। आह! हेल्प! वनवान, तुम बहुत नॉटी हो। किंगशुए सिस्टर, भागो मत। मैं पिगलेट नहीं बनना चाहती। जल्द ही वनवान और सू किंगशुए पूरे घर में दौड़ दौड़कर एक दूसरे को पकड़ने लगे। उन दोनों को इस तरह हंसते खेलते देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई। चलो, कम से कम उनकी पहली मीटिंग उतनी बुरी नहीं थी जितना तुमने सोचा था। शाम को तुमने फ्रिज से सब्जियां निकाली और डिनर की तैयारी शुरू कर दी। तुम्हें काम करते देखकर वनवान दौड़ कर आई, अपनी छोटी सी चेयर तुम्हारे बगल में रखी और बैठ गई। पापा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। इस बात को लेकर तुम हमेशा प्राउड फील करते थे। सिर्फ 3 साल की उम्र से ही वनवान ने घर के छोटे छोटे कामों में तुम्हारी हेल्प करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो कई बार चीजें गिरा देती थी, लेकिन अब वो सब्जियां तोड़ने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। तभी सू किंगशुए पानी का ग्लास हाथ में लिए किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वनवान को तुम्हारे साथ बीन्स छीलते देखकर वो एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसके दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसे तुम्हारी वो बात याद आ गई कि वनवान की मां गुजर चुकी है। क्या पिछले कुछ सालों से ये बाप बेटी ऐसे ही अकेले रह रहे हैं? क्या मैं कुछ हेल्प करूं? सू किंगशुए ने पानी का ग्लास रखा और पूछा। इतनी छोटी सी बच्ची को घर का काम करते देखकर उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। कोई जरूरत नहीं, तुम लिविंग रूम में बैठो, डिनर रेडी हो जाएगा। वनवान को यह सब करना बहुत अच्छे से आता है। तुमने सू किंगशुए की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा। सू किंगशुए ने तुम्हें घूरते हुए आंखें घुमाई। मुझे देखकर ऐसा बिहेव मत करो जैसे मैं कोई बेकार इंसान हूं। यह कहकर वो एक छोटी चेयर खींचकर वनवान के बगल में बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि वनवान इतनी स्मार्ट है। हे, ये तो बहुत इजी है। वनवान ने स्माइल की और अपने छोटे छोटे हाथों से फटाफट बीन्स को छीलकर कटोरी में डाल दिया। सू किंगशुए ने एक बीन उठाई और उसे जोर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन छीलते वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके नेल्स बहुत ब्यूटीफुली मैनिक्योर्ड थे। दिखने में भले ही कितने भी अच्छे हों, लेकिन काम के मामले में वो टोटली यूजलेस थे। बीन्स छीलने में उसके नेल्स ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे। सू किंगशुए को उस बीन के साथ स्ट्रगल करते देखकर वनवान को लगा कि शायद उसे छीलना नहीं आता। किंगशुए सिस्टर, बस इसके टॉप को पकड़ो, हल्का सा प्रेस करो और लाइन के साथ नीचे खींच लो। सू किंगशुए को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सिस्टर की प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसे छीलना नहीं आता, प्रॉब्लम कुछ और है। अच्छा हुआ तुम्हें यह बात समझ आ गई। तुम जाकर लिविंग रूम में बैठो, फालतू में अपने महंगे नेल्स खराब कर लोगी। तुमने सू किंगशुए की तरफ देखा। सू किंगशुए ने तुम्हें गुस्से से घूरा, जैसे वो कह रही हो, मुझे कोई यूजलेस इंसान मत समझना। फिर वो उठकर तुम्हारे पास आई। क्या कुछ काटना है? मैं कर सकती हूं। ठीक है, ये ऑनियन स्लाइस कर दो। तुमने उसे एक ऑनियन दे दिया। सू किंगशुए ने ऑनियन तो ले लिया, लेकिन अचानक उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। ऑनियन को स्लाइस कैसे करते हैं? लेकिन खुद को यूजलेस साबित होने से बचाने के लिए उसने हिम्मत करके चाकू उठा लिया और सोचा कि बस काटना शुरू कर देती हूं, लेकिन 2 कट्स के बाद ही उसके हाथ रुक गए। इसने मुझे ऑनियन काटने को क्यों कहा? यह पक्का जानबूझकर किया गया है। सू किंगशुए की आंखों में अचानक से तेज जलन होने लगी और उसके आंसू बिना कंट्रोल के बहने लगे। मुझे नहीं पता था कि ऑनियन काटने से सच में आंसू आते हैं। क्या हुआ? जब तुमने सू किंगशुए को एकदम से रुकते देखा तो तुम्हारी नजर उस पर गई। वो आंसू भरी आंखों से ऑनियन को देख रही थी। किंगशुए सिस्टर, आप रो क्यों रही हो? तुम्हें भी अपनी आंखों में जलन महसूस होने लगी। इस ऑनियन में पक्का कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा तुम किचन एक्सपर्ट हो। सू किंगशुए की आंखों में आंसू देखकर तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वनवान भी तुम्हारे साथ हंसने लगी। पापा सिली हैं। तभी दूरबेल बजी।
वनवान दौड़कर लिविंग रूम में गई और इंटरकॉम मॉनिटर देखकर चिल्लाई, किंगशुए सिस्टर, बाहर एक अंकल आए हैं। सू किंगशुए के माथे पर सिलवटें आ गईं। उसने पास जाकर मॉनिटर में देखा तो बाहर खड़े इंसान को देखकर उसके होश उड़ गए। वो लियू शाओ था। वो यहां क्या कर रहा है? लियू शाओ को देखकर सू किंगशुए घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लियू शाओ आया है। सू किंगशुए ने तुम्हारी तरफ देखा। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ चुका था। तुम जानते थे कि कुछ चीजें हमेशा के लिए छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन इस राज के पब्लिक होने से पहले तुम्हें पूरी तरह तैयार होना होगा। अभी सही टाइम नहीं है। तुम वनवान को लेकर ऊपर जाओ, मैं उसे हैंडल करूंगा। सू किंगशुए ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। हालांकि वो साफ तौर पर पैनिक कर रही थी। एक बॉस लेडी ने मुझे छुपने के लिए कहा है, और वो भी एक बच्ची के साथ। मैं जाऊंगा। तुमने उसे रोक दिया। तुम वनवान को लेकर अपस्टेयर्स जाओ। ठीक है। सू किंगशुए ने जल्दी से वनवान का हाथ पकड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत अजीब लग रहा था। ये घर उसका था, फिर भी उसे ऐसे छुपना पड़ रहा था जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। जब सू किंगशुए और वनवान अपस्टेयर्स चले गए तो तुम यार्ड में गए और गेट खोल दिया। तुम्हें सामने देखकर लियू शाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसकी नजर तुम्हारे हाथ में पकड़े नाइफ पर पड़ी और वो अंदर से थोड़ा डर गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम जानबूझकर नाइफ लेकर आए थे। किंगशुए से कोई काम है? क्या मैं नाइफ रखकर बात करूं? लियू शाओ एकदम स्पीचलेस हो गया। खासकर तुम्हारे हाथ में पकड़ी इस बड़ी सी चॉपिंग नाइफ को देखकर उसकी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने अपने हाथ में पकड़ी नाइफ को देखा। कोई काम है? काम है तो सीधा बोलो, वरना मैं अंदर जा रहा हूं। ही क्यांग, मैं किंगशुए का बॉस हूं। तुम्हारा ये एटीट्यूड क्या है? लियू शाओ का चेहरा गुस्से से लाल था। तुम अभी भी पूरी तरह शांत थे। मैं नाइफ से सब्जियां काट रहा था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम मुझे अंदर तो आने दो। मैं तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? मैं बॉस हूं। क्या मैं अपनी आर्टिस्ट के घर विजिट नहीं कर सकता? लियू शाओ अब सच में झल्ला चुका था। मुझे किंगशुए से वर्क रिलेटेड कुछ बात करनी है, जो फोन पर डिस्कस नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा किंगशुए के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर किंगशुए के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होगा, तुम जानते भी हो। लियू शाओ ने आखिरकार धमकी दे ही दी। उसकी ये धमकी सुनकर तुम्हारा एक्सप्रेशन भी कोल्ड हो गया। अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या तुम गुस्सा नहीं होगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारी चापलूसी करूंगा? मैं तुम्हें किंगशुए को छीनने नहीं दूंगा। लियू शाओ ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? उसने तुम्हें घूरते हुए फिर से चैलेंज किया। तुम्हें हंसी आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि छीनना वर्ड यहां सही है? किंगशुए मेरी फियांसे है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर इतना उछल रहे हो। क्या मैं भी तुम्हें एक वर्ड दूं? क्या? लियू शाओ ने बिना सोचे पूछा। गेट लॉस, दफा हो जाओ। इतना कहकर तुमने सीधे दरवाजा बंद कर दिया और मुड़कर घर के अंदर चले गए। लियू शाओ बाहर गेट पर खड़ा गुस्से से उबल रहा था। उसके माथे की नसें फट पड़ने को तैयार थीं। अंदर आकर तुमने देखा कि सू किंगशुए वनवान का हाथ पकड़े दबे पांव अपस्टेयर्स से नीचे आ रही थी। क्या लियू शाओ चला गया? हाँ, तुमने फिर से सब्जियां काटना शुरू कर दिया। हालांकि तुम इतनी जल्दी एक और दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कंपनी में लियू शाओ ने पहले ही तुम्हें चैलेंज कर दिया था। तो ये मुसीबत आज नहीं तो कल सामने आनी ही थी। सू किंगशुए का फियांसे बनना सच में आसान काम नहीं है। वो इतनी आसानी से चला गया। मैंने तो उसे नहीं भेजा। हाँ, क्योंकि मैंने उसे गेट लॉस्ट कहा था। सू किंगशुए के होंठ अजीब तरीके से फड़के। वो स्काई आई का प्रेसिडेंट है। क्या वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? उल्टा अगर मैं स्ट्रांग रहूंगा तो शायद वो थोड़ा डरेगा। तुमने सब्जियां काटते हुए कहा। सू किंगशुए ने अग्री करते हुए सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बहुत मेसी है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बस इस बात का डर है कि वो अब काम में तुम्हें टारगेट करेगा। तुमने उसके डर को आवाज दी। सू किंगशुए ने एक गहरी सांस ली। छोड़ो यार, सिचुएशन पहले ही इतनी खराब है, थोड़ी और खराब हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। क्या तुम सच में ये सब छोड़ सकती हो? अगर नहीं छोड़ सकती तो क्या करूं? ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है। सू किंगशुए के चेहरे पर एक उदासी छा गई। सच कहूं तो इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत एग्जॉस्टिंग है। मेरे लिए बस इतना काफी है कि मेरे फैंस मेरे गाने सुन सकें। भले ही मुझे किसी बार में जाकर गाना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लियू रुयान की बड़ी बड़ी एम्बिशंस के मुकाबले सू किंगशुए सच में बहुत डाउन टू अर्थ और चिल थी। तुमने मजाक करते हुए कहा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो प्रॉब्लम सॉल्व। मैं एक बार खोल लेता हूं। क्या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? क्या मैं खुद का बार नहीं खोल सकती? सू किंगशुए ने आंखें घुमाई। खाना रेडी हुआ या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। उधर सिटी सेंटर के एक बेहद लग्जरी अपार्टमेंट में, जहां से पूरे सिटी का नाइट व्यू दिखता था, लियू रुयान आंखें बंद किए शांति से एक सॉन्ग सुन रही थी। एस स्टेशन पर कैजुअली स्क्रॉल करते हुए उसे यह सॉन्ग इनकाउंटर मिला था और इसने उसे सच में सरप्राइज कर दिया। उसने बहुत टाइम से कोई इतना सूदिंग सॉन्ग नहीं सुना था।
इस सिंपल सी आवाज़ में एक अजीब सा मैजिक और मैग्नेटिज्म था। इस सॉन्ग को लगातार 10-12 बार सुनने के बाद ही लियू रुयान ने अपने ईयरफोन्स निकाले। वो स्क्रीन पर बने उस पांडा अवतार को घूरती रही। ये इंसान, इसकी आवाज़ में एक दर्द और कहानी है, लियू रुयान ने खुद से कहा। और फिर बिना सोचे सॉन्ग के गिफ्ट ऑप्शन पर क्लिक किया और पलक झपकते ही 1 लाख RMB डोनेट कर दिए। उसके बाद उसने शेयर बटन पर क्लिक किया और इस सॉन्ग को अपने वेबो अकाउंट पर शेयर कर दिया। ये सब करने के बाद भी वो लगातार स्क्रीन को घूर रही थी, जैसे कुछ डीप सोच रही हो। काफ़ी देर बाद उसने प्राइवेट मैसेज ओपन किया और एक मैसेज टाइप किया। हाय, मैं लियू रुयान हूँ। मुझे तुम्हारा ये सॉन्ग इनकाउंटर बहुत पसंद आया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फॉर कोलैबोरेशन। उसे पक्का यकीन था कि जब एक टॉप टियर फीमेल सिंगर किसी छोटे से इंटरनेट क्रिएटर को मैसेज करेगी तो वो खुशी के मारे रात भर सो नहीं पाएगा। डिनर के बाद सू पिंगशुए बैल्कनी पर बैठी डूबते हुए सूरज की लालिमा देख रही थी। उसने ये सी व्यू विला इसी वजह से खरीदा था। उसे समंदर की लहरों की आवाज़ सुनना, सूरज का उगना और ढलना बहुत पसंद था। ये शांति उसकी पूरे दिन की थकान मिटा देती थी। वाओ, सनसेट! तभी पीछे से वानवान की सरप्राइज्ड आवाज आई। सू किंगशुए ने स्माइल करते हुए मुड़कर देखा और वानवान को प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। हालांकि ये छोटी सी बच्ची अभी कुछ ही दिन पहले उसकी लाइफ में आई थी, लेकिन सू किंगशुए को बहुत अच्छा फील हो रहा था, जैसे ये सच में उसकी अपनी बच्ची हो। अब से तुम रोज सनसेट देख सकती हो। सू किंगशुए ने वानवान को बहुत प्यार से देखा, ये सोचकर कि वानवान की मां बचपन से ही नहीं है। उसकी आंखों में वानवान के लिए और भी ज्यादा प्यार आ गया। वानवान ने अपना सिर सू किंगशुए के सीने पर रख दिया। किंगशुए सिस्टर, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। सू किंगशुए को अचानक एक बात याद आई। उसने वानवान से क्यूरियस होकर पूछा, वानवान, जब तुम यहां शिफ्ट हो रही थी तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या बताया था? पापा ने कहा कि आप जल्द ही उनसे शादी करने वाली हो। सू किंगशुए पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वानवान अभी बच्ची है। उसे सच बताने का कोई मतलब नहीं था और सच बताकर झूठ पकड़े जाने का रिस्क भी था। लेकिन जब ये स्कैंडल खत्म हो जाएगा तब ये बच्ची सच को कैसे एक्सेप्ट करेगी? वानवान, तुम अंदर जाकर टीवी देखो। मुझे किंगशुए सिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम बैल्कनी में आए तो तुमने वानवान की बात सुन ली थी। ओके पापा। हालांकि वानवान उस खूबसूरत सनसेट को और देखना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ओबीडियंट थी, इसलिए वो चुपचाप अंदर चली गई। तुमने सू किंगशुए की तरफ देखा और अपोलोजाइज किया। मुझे माफ करना, बच्चों के मुंह में जो आता है बोल देते हैं, इसलिए मैंने उसे सच नहीं बताया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब उसे सच पता चलेगा तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी? सू किंगशुए ने अपनी चिंता जाहिर की। तुमने एक गहरी सांस ली, इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूं, फिर से। यह सुनकर सू किंगशुए का दिल तुरंत अलर्ट हो गया। क्या फेवर? उसने अपने होंठ दबाते हुए पूछा। जब मैं और वानवान यहां से चले जाएंगे तो क्या तुम कभी कभी उससे मिलने आ सकती हो? वानवान तुम्हें बहुत पसंद करती है और मैं नहीं चाहता कि उसे कभी सच पता चले। तुम्हारी आवाज में एक रिक्वेस्ट थी। यह सुनकर सू किंगशुए ने रिलीफ की सांस ली और स्माइल की। ऑफ कोर्स, और अगर तुम चले भी जाओ तो वानवान यहीं मेरे साथ रह सकती है। तुमने एक ऑकवर्ड स्माइल दी। अच्छा, हेवेंस वॉइस के पहले एपिसोड के लिए तुमने कौन सा सॉन्ग डिसाइड किया? बाय होंगफाई से हुई बात याद आते ही तुमने पूछा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन टीम सच में सू किंगशुए को टारगेट कर रही थी तो उसका पहला सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। उसे एक ऐसा सॉन्ग चाहिए था जो सीधा फैंस के दिल को छुए और जजेस का मुंह बंद कर दे। सू किंगशुए का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। कंपनी चाहती है कि मैं अपना नया सॉन्ग गाऊं, लेकिन फैंस का उस सॉन्ग से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, और मुझे यह भी डर है कि जजेस कहीं उस नए सॉन्ग में खामियां ना निकालें। तुमने बात पूरी की। सू किंगशुए ने सिर हिलाया। और ऊपर से ये प्लेजरिज्म स्कैंडल। मुझे डर है कि फैंस मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। इस स्कैंडल ने सच में उसके कॉन्फिडेंस को बहुत डीप चोट पहुंचाई थी। तुमने तुरंत अपना ओपिनियन नहीं दिया, बल्कि पूछा, तुम्हारा खुद का क्या मन है? मैं अपना सॉन्ग नहीं गाना चाहती। मैं कोई ऐसा सॉन्ग कवर रीमेक करना चाहती हूँ जो फैंस को बहुत पसंद हो, लेकिन उसे गाना बहुत डिफिकल्ट हो। मैं फैंस को अपना एक अलग रूप दिखाना चाहती हूँ। हर सिंगर की अपनी वोकल रेंज होती है। अपने सॉन्ग्स गाना ईजी है, लेकिन किसी और के सॉन्ग को परफेक्टली गाना असली टैलेंट दिखाता है। सू किंगशुए ने थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा, लेकिन ये बहुत रिस्की है। ओरिजिनल सिंगर की आवाज फैंस के दिल में बसी होती है। उनके इमोशनल कनेक्शन को ब्रेक करके खुद को साबित करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। लेकिन इसी वजह से तो मैं ये चैलेंज लेना चाहती हूँ। मैं खुद को पुश करना चाहती हूँ। मेरे फैंस हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ अपबीट और हैप्पी सॉन्ग्स गा सकती हूँ। मैं टेयर जर्कर इमोशनल सॉन्ग्स नहीं गा सकती। मैं हमेशा ऐसी ही नहीं रहना चाहती। मुझे इमोशनल सॉन्ग्स पसंद हैं और मैं वो गाना चाहती हूँ। तो तुम कौन सा सॉन्ग कवर करना चाहती हो?
तुम्हें पता था कि इस पैरेलल वर्ल्ड में ऐसे सॉन्ग्स बहुत कम हैं जो सच में लोगों को रुला सकें, लेकिन सू किंगशुए ने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी तुमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसने एक्साइटेडली अपना फोन उठाया, एस स्टेशन ओपन किया और वही सॉन्ग एनकाउंटर प्ले कर दिया। यह सॉन्ग मैंने पिछले 2 दिनों से लगातार सुना है। इसकी हर एक लाइन दिल को चीर कर रख देती है और इस क्रिएटर की आवाज में गजब का मैजिक है। सिर्फ 2 दिनों में इस सॉन्ग के व्यूज 3 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। ये अपलोड करने के बाद तुमने एक बार भी अपना अकाउंट चेक नहीं किया था। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम टाइम में एनकाउंटर इतना वायरल हो चुका है। कमेंट सेक्शन उन फैंस से भरा पड़ा था जो कह रहे थे कि इस सॉन्ग ने उन्हें रुला दिया। तुम ये सॉन्ग गाना चाहती हो? तुमने पूछा। सू पिंगेक्शुए ने जोर से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा भी थी। हाँ, मैं सच में इसे गाना चाहती हूँ। मैंने कल ही इस क्रिएटर को मैसेज किया था, लेकिन उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि वो मुझे कॉपीराइट देगा या नहीं। सच कहूं तो तुम सू पिंगशुए के इस सॉन्ग को गाने के हक में नहीं थे, क्योंकि इसमें कोई हाई पिच या मुश्किल नोट्स नहीं थे। ये बहुत स्लो और सिंपल लगता था, लेकिन असल में इस सॉन्ग में पिच और ब्रेथ कंट्रोल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो गाने कहानियों की तरह गाए जाते हैं उन्हें परफॉर्म करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सू फिंगशुए की उस बात ने तुम्हें अंदर से हिला दिया था। कितने सिंगर्स में खुद को चेंज करने और चैलेंज लेने की हिम्मत होती है? वेट करो, ये सॉन्ग एकदम से वायरल हुआ है तो जाहिर है कि क्रिएटर का इनबॉक्स मैसेजेस से फुल हो गया होगा। हो सकता है उसने तुम्हारा मैसेज देखा ही ना हो, लेकिन सू फिंगशुए के अगले कदम ने तुम्हें पूरी तरह शॉक कर दिया। उसने एक्साइटेडली अपनी थाई पर थप्पड़ मारा। अरे हाँ, तुमने सही कहा। सिर्फ 2 दिन में वायरल होने का मतलब है कि उसका इनबॉक्स सच में ब्लास्ट हो चुका होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उसे मेरा मैसेज सबसे टॉप पर दिखे। तो तुम क्या करने वाली हो? तुम क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगे। सू पिंगेक्शुए की उंगलियां फोन स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। उसने सॉन्ग का डोनेशन टिप पेज ओपन किया। मैं उसे इतने पैसे डोनेट करूंगी कि मैं टॉप डोनेटर बन जाऊं, तब तो उसे मेरा मैसेज दिखेगा ना। तुम स्पीचलेस हो गए। क्या रिच बॉस लेडी सच में इतनी क्रेजी होती हैं? लेकिन तभी सू किंगशुए के माथे पर सिलवटें आ गईं। वो स्क्रीन घूरते हुए खुद से बड़बड़ाई। लिन रुयान, उसने भी डोनेट किया है और वो टॉप 1 पर है। क्या उसे भी ये सॉन्ग पसंद है? तुम भी चौंक गए और स्क्रीन की तरफ देखने लगे। डोनेशन लीडर बोर्ड पर लियू रुयान का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। नहीं, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। सू किंगशुए ने अपना मुंह फुलाया और अगले ही पल स्क्रीन पर गिफ्ट्स के स्पेशल इफेक्ट्स की बारिश होने लगी। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर इतनी तेजी से टैप कर रही थी जैसे वो स्क्रीन तोड़ ही देगी। क्या सच में इतना पागल होने की जरूरत है? तुम बगल में खड़े सब देख रहे थे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कहो। उप्स, गलती से 1 मिलियन 10 लाख आरएमबी हो गए। अब तो मैं डेफिनेटली नंबर 1 पर होंगी। करीब 10-15 मिनट बाद सू किंगशुए हांफते हुए रुकी। अपने कमरे में वापस आकर वनवान के सोने के बाद तुमने बहुत आराम से अपना फोन निकाला और एस स्टेशन का क्रिएटर स्टूडियो ओपन किया। एनकाउंटर को अपलोड हुए पूरे 48 आवर्स हो चुके थे। व्यूज 4.23 मिलियन, लाइक्स 1.5 मिलियन, कमेंट्स 1,80,000, टोटल डोनेशंस 1.2 मिलियन आरएमबी, जिसमें से सू किंगशुए ने अकेले 1 मिलियन डोनेट किए थे। इस लड़की को सच में ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। पक्का इसने छुपकर थोड़े और पैसे डाले होंगे ताकि टोटल अमाउंट एकदम राउंड फिगर हो जाए। डोनेशंस के हिसाब से मैसेजेस सॉर्ट किए गए थे और सबसे पहला मैसेज सू किंगशुए का था। उसके ठीक नीचे लिन मान का मैसेज था। हेलो क्रिएटर, मैं सू किंगशुए हूं। मुझे आपका सॉन्ग बहुत बहुत पसंद आया। मैं इसे हेवेंस वॉइस शो में कवर करना चाहती हूँ। क्या हम मिलकर कॉपीराइट लाइसेंसिंग के बारे में बात कर सकते हैं? आपके रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। सू किंगशुए का मैसेज बहुत जेन्युइन और रिस्पेक्टफुल था। हल्की रोशनी में उसके मैसेज को देखकर तुमने थोड़ा सोचा और रिप्लाई किया। मुझे पसंद करने के लिए थैंक्स। आप मुझे ऑनलाइन लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भेज सकती हैं। सू किंगशुए का चैट बंद करके तुमने लियू रुयान का मैसेज ओपन किया। हाय, मैं लियू रुयान हूं। मुझे तुम्हारा ये सॉन्ग एनकाउंटर बहुत पसंद आया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फॉर कोलैबोरेशन। मुझे कोई कोलैबोरेशन नहीं करना। तुमने बिना ज्यादा सोचे बस ये 4 वर्ड्स टाइप किए और सेंड कर दिए। अगली सुबह सू पिंगशुए अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए नीचे आई तो उसने देखा कि वनवान स्कूल बैग पहनकर तैयार खड़ी है। वनवान, स्कूल का टाइम इतनी जल्दी होता है? सू किंगशुए ने हैरानी से दीवार पर लगी घड़ी देखी, लेकिन फिर उसकी स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। 8:30 बज गए हैं। मैंने राइस कुकर में दलिया पॉरेज बना दिया है, तुम खुद खा लेना। तुमने वनवान के जूते के फीते बांधते हुए कहा और फिर खड़े हो गए। वेट! सू किंगशुए ने अचानक हाथ आगे बढ़ाया। मैं भी तुम दोनों के साथ चलूं? तुम भी चलोगी? तुम थोड़ा सरप्राइज हुए। सू किंगशुए ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। क्यों नहीं जा सकती? मैं बस देखना चाहती हूं कि वनवान का स्कूल कैसा है। मान लो कभी तुम बिजी हुए तो मैं उसे पिक कर सकती हूं ना। मैं तुमसे ज्यादा बिजी कैसे हो सकता हूं? तुम हां से।
सू किंगजुए ने फिर मुंह फुलाया। मान लो कभी हो गए तो बस मेरा वेट करो, मैं अभी 5 मिनट में आई। ये कहकर वो अपनी स्लीपर्स में ही भागते हुए अपस्टेयर्स गई। कुछ ही देर में उसने कपड़े चेंज किए और बिना मेकअप किए ही नीचे आ गई। तुम बिना मेकअप के ही चल रही हो? तुमने बिना सोचे पूछा। सू किंगशुए ने तुरंत तुम्हें एक गंदी लुक दी। क्या मैं बिना मेकअप के अगली लगती हूं? आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, किंगशुए सिस्टर सबसे प्रिटी हैं। वनवान ने तुरंत बात संभाल ली। वनवान कितनी स्वीट है, पक्का अपनी माए पर गई होगी। तुम्हारे पापा तो अपनी बातों से ही किसी की जान ले लें। सू किंगशुए ने खुशी से वनवान का गाल खींचा, उसका हाथ पकड़ा और खुश होते हुए गराज की तरफ चल दी। स्कूल पहुंचकर जैसे ही तुम कार से उतरने वाले थे, सू किंगजुए ने एक बहुत बड़ा ब्लैक सनग्लास पहन लिया। तुम कार में वेट करो, वनवान को मैं छोड़कर आती हूं। तुम्हें पापरज्जी का डर नहीं है? तुमने उसके इस अजीब बिहेवियर को देखकर पूछा। सू किंगजुए ने अपनी ठुड्डी उठाई। जो होगा देखा जाएगा, अगर मुझे डर होता तो मैं यहां आती ही नहीं। इनविंसिबल लॉजिक। तुमने हंसते हुए थम्स अप दिया, लेकिन फिर तुमने सोचा कि कुछ चीजें छुपाने से वो और ज्यादा सस्पिशियस लगती हैं। वनवान के बारे में आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही है, तो पब्लिक होने से पहले अगर थोड़े बहुत क्लूज हिंट्स छोड़ दिए जाएं तो बाद में मीडिया के सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ जा सकता है। ठीक है, तुम जाओ। वनवान बाय। सू किंगशुए ने दरवाजा खोला और वनवान का हाथ पकड़कर स्कूल गेट की तरफ चल दी। और जैसा तुमने सोचा था, गेट पर खड़े बहुत सारे फादर्स की नजरें सू किंगशुए पर टिक गईं। हालांकि वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये परफेक्ट फिगर और सनग्लासेस वाली माँ असल में सुपरस्टार सू किंगशुए है। जब वनवान कॉरिडोर के कॉर्नर से गायब हो गई, तब जाकर सू किंगशुए वापस कार में आई। एक माँ होने की फीलिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, सू किंगशुए ने बिना सोचे जवाब दिया। लेकिन तुरंत उसे रियलाइज हुआ कि तुमने क्या पूछा है और वो तुम्हें घूरने लगी। मेरा फायदा उठाना बंद करो। मैं वनवान की माँ बन सकती हूं, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्यों याद आ रहा है कि हमारा बहुत डीप रिलेशन है। सू किंगशुए को तुरंत तुम्हारी डबल मीनिंग बात समझ आ गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उस रात के बारे में एक वर्ड और मत बोलना। बस ये मान लो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ओके बॉस, जैसा आप कहें। अब कहां जाना है? मैं ड्रॉप कर देता हूं। तुमने कंधे उचकाए। मुझे भूख लगी है, सू किंगशुए ने होंठ सिकोड़े। कुछ अलग खाना चाहती हो? सू किंगशुए को अपने फ्लैट पेट को पकड़ते देखकर तुमने स्माइल करते हुए पूछा। सू किंगशुए के चेहरे पर तुरंत एक्साइटमेंट आ गई। क्या खाना है? टेस्टी है ना? क्या अलग है उसमें? पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। हे, मुझे सस्पेंस क्रिएट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर नहीं जाना? जाना है, जाना है। जल्दी ही तुम ड्राइव करते हुए एक पुरानी रेजिडेंशियल सोसाइटी के नीचे पहुंच गए। ये कौन सी जगह है? खिड़की के बाहर पुराने और टिपिकल सिटी वाइब वाले घरों को देखकर सू किंगशुए ने पूछा। यहां मैं? अंदर बहुत भीड़ है, सारी सीट्स लगभग फुल हैं। इतने सारे लोग? सू किंगशुए ने झिझकते हुए अपना सनग्लास थोड़ा एडजस्ट किया। तुमने उसके लिए एक सिग्नेचर 3 फ्रेश नूडल ऑर्डर किया और उसे कॉर्नर की एक सीट पर बैठा दिया। यहां खाना खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सू किंगशुए ने सिर हिलाया। बस लोग ज्यादा हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। सच कहूं तो मुझे ऐसी सिटी वाइब वाली जगहें बहुत पसंद हैं। यही तो असली लाइफ है। लेकिन कंपनी मुझे बहुत स्ट्रिक्ट रखती है, मुझे ऐसी जगहों पर आने ही नहीं देती। स्टार्स की लाइफ में फ्रीडम सच में बहुत कम होती है। बड़े बड़े सनग्लासेस पहनने की वजह से सू किंगशुए को नूडल्स खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नूडल्स की गर्म भाप से उसके ब्लैक ग्लासेस पर सफेद धुंध फॉग जमने लगी थी। तभी तुमने हाथ बढ़ाकर उसका सनग्लास निकाल दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मैं नूडल्स कैसे खाऊंगी? सू किंगशुए एकदम पैनिक हो गई। खुद ही देख लो, यहां नूडल्स खाने वाले सब अंकल्स और आंटीज हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। सू किंगशुए ने चारों तरफ देखा और सच में किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। सनग्लासेस हटने के बाद सू किंगशुए आराम से नूडल्स खाने लगी। स्लर्प स्लर्प, वो बहुत मजे से खा रही थी। नूडल्स खत्म करने के बाद सू किंगशुए ने अचानक कहा, ही, मैं वो जगह देखना चाहती हूं जहां तुम और वनवान पहले रहते थे। अरे यू श्योर? हाँ, चलो ना जल्दी। मेरा पेट बहुत फुल हो गया है, थोड़ा वॉक कर लूंगी। सू किंगशुए ने टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और खड़ी हो गई। जिस सोसाइटी में तुम पहले रहते थे वो भले ही पुरानी थी, लेकिन वहां की ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। रास्तों के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ों को देखकर सू किंगशुए को एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी, जैसे वो वापस अपने कॉलेज के दिनों में लौट आई हो। उस वक्त भी वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ब्यूटी क्वीन थी और लड़कों की एक भीड़ हमेशा उसके पीछे रहती थी। लेकिन फिर भी उस वक्त वो आज से ज्यादा आजाद थी। तुम्हारी ये सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सू किंगशुए ने आंखें बंद की और हवा में मौजूद ताजी घास और पेड़ों की महक को महसूस किया। उसे इस तरह देखकर तुम्हें एक बार फिर लियू रुयान की याद आ गई। कभी उसने भी ठीक ऐसे ही शब्द कहे थे। हेलो, कहाँ खो गए? रास्ता खत्म हो गया, अब कहाँ जाना है? सू किंगशुए ने तुम्हारे चेहरे के सामने हाथ हिलाया, तब जाकर तुम होश में आए। यहां राइट टर्न लेना है, तुमने उसे एक बिल्डिंग के अंदर ले जाते हुए कहा।
क्या तुम वॉन वान की माँ के बारे में सोच रहे थे? औरतों की छह सेंस सच में बहुत डरावनी होती है। तुमने मन ही मन सोचा, पर बाहर से झूठ बोल दिया। नहीं, तुम सू किंगशुए के सामने लियू रुयान का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसे तुम्हारे और लियू रुयान के रिलेशन के बारे में पता चले। जल्द ही तुम दोनों 3 फ्लोर पर पहुंच गए। तुमने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। घर बहुत छोटा था, सिर्फ 90 स्क्वायर मीटर्स, करीब 1000 स्क्यू एफटी। ये सू किंगशुए के सी व्यू विला के एक बेडरूम जितना भी नहीं था, लेकिन अंदर से सब कुछ बहुत साफ और परफेक्टली अरेंज था। घर तो बहुत क्लीन है। मुझे लगा था कि एक सिंगल फादर और बच्चे का घर बहुत मेसी होगा। सू किंगशुए थोड़ी सरप्राइज हुई और उसने तारीफ की। क्या तुम्हारा मुझे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं है? सू किंगशुए ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए कहा। मुझे लगा तुमने घर देख लिया, तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई होगी। सू किंगशुए ने आंखें सिकोड़ी। मेरी क्यूरियोसिटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। ये कहकर उसने खुद ही शू कैबिनेट खोल लिया, लेकिन अंदर देखकर वो हैरान रह गई। यहां तो लेडी स्लीपर्स का एक भी पैर नहीं है। पिछले 5 सालों में तुमने मैनेज कैसे किया? तुम स्पीचलेस हो गए। क्या मैं औरतों के बिना जिंदा नहीं रह सकता? तो फिर तुम अकेले अपनी नीड्स कैसे पूरी करते थे? सू किंगशुए के मुंह से अचानक ये बात निकल गई, लेकिन बोलते ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है। कौन सी नीड्स? तुमने जानबूझकर पूछा। सू किंगशुए का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं। तो तुम अकेली अपनी नीड्स कैसे पूरी करती हो? तुमने भी पलटकर वही सवाल दाग दिया। यह सुनकर सू किंगशुए का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। कौन सी नीड्स? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। उस रात बेडशीट पर लगे उस निशान को याद करके तुमने कंधे उचकाए। अगर नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? सू किंगशुए का चेहरा शर्म से जलने लगा और उसके दिमाग में भी उस रात के धुंधले सीन्स चलने लगे। वो यादें भले ही क्लियर नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कनें तेज कर देती थीं। जूते उतारने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अंदर आ जाओ। तुमने खुद भी अपने जूतों के साथ ही घर में एंट्री ली। ये घर तुमने पहले रेंट पर लिया था, लेकिन लियू रुयान के जाने के कुछ टाइम बाद तुमने इसे खरीद लिया। उस वक्त तुम्हारे दिल में शायद थोड़ी उम्मीद थी कि वो वापस आएगी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हो तो वो सब एक मजाक लगता है। कुछ लोग सिर्फ दूर जाने के लिए ही होते हैं। घर में घुसने के बाद तुमने वाटरिंग कैन में पानी भरा और सू किंगशुए ने एक स्प्रे बॉटल लेकर तुम्हारी हेल्प करना शुरू कर दिया। क्या इन प्लांट्स को तुम्हारे सी व्यू विला में शिफ्ट कर दूं? नहीं, उनकी जगह यही है। मैं कभी कभी आकर इन्हें पानी दे दिया करूंगा। तुमने हल्की सी स्माइल दी। तभी सू किंगशुए की नजर सोफा पर रखे एक गिटार पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया। क्या तुम कॉलेज में म्यूजिक मेजर थे? नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो फिर म्यूजिक थ्योरी की तुम्हारी नॉलेज इतनी प्रोफेशनल कैसे है? उस रात तुम्हारे छोड़े हुए म्यूजिक नोट्स को याद करके सू किंगशुए फिर से क्यूरियस हो गई। मुझे पसंद था तो खुद ही सीख लिया। तुमने बहुत कामली जवाब दिया। हालांकि तुम्हारा पावरफुल म्यूजिकल सेंस तुम्हारा इनबॉर्न टैलेंट था। सू किंगशुए ने सिर हिलाया और हल्के से गिटार की स्ट्रिंग्स छेड़ने लगी। तभी उसकी नजर गिटार के बॉटम पर बने 2 लेटर्स पर पड़ी। उन लेटर्स को थोड़ा मॉडिफाई करके छोटे छोटे पौधों सैपलिंग्स का शेप दिया गया था। सू किंगशुए को समझ नहीं आया कि वो लेटर्स हैं। उसे लगा कि वो बस पौधे बने हुए हैं। गिटार पर ये 2 छोटे पौधे क्यों बने हैं? इनका क्या मतलब है? तुम थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, बस ऐसे ही कार्व कर दिए थे। सच में? कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है? सू किंगशुए की आंखों में साफ शक था। तुमने उसके हाथ से गिटार ले लिया। मैंने कहा ना, कोई मीनिंग नहीं है। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं है तो नहीं है, मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? सू किंगशुए ने मुंह फुलाया और तुम्हें इग्नोर करने लगी। तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम्हारी टोन थोड़ी रूड हो गई थी, इसलिए तुमने जल्दी से सिचुएशन संभाली। अरे यार, सच में कोई मीनिंग नहीं है। तुम्हें माफी मांगते देख सू किंगशुए ने तुरंत फायदा उठाया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं, तो तुम्हें मुझे एक गाना गाकर सुनाना होगा। गिटार भी यही है, तो चलो शुरू हो जाओ। ये लड़की पक्का इसी मौके का वेट कर रही थी, लेकिन तुमने हां कर दी क्योंकि तुम पहले भी अपनी सिंगिंग स्किल्स दिखा चुके थे, तो छुपाने जैसा कुछ था नहीं। बस तुमने अपनी आवाज का टोन थोड़ा चेंज कर लिया ताकि उसे पता ना चले कि तुम ही वो क्रिएटर हो जिसने एनकाउंटर गाया है, बिना कोई बकवास किए। चलिए एक साथ ही क्यांग की इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। ही क्यांग सिंगिंग। मैं ही क्यांग सिंगिंग। पहली बार तुमसे मिला था। ही क्यांग सिंगिंग। तुम्हारी आंखें। ही क्यांग सिंगिंग। मैं इंतजार करूंगा। ही क्यांग सिंगिंग। हमेशा। गाना खत्म होने के बाद सू किंगशुए ने तुरंत अपना फोन निकाला और सबकॉन्शियसली एस स्टेशन ओपन किया। जैसे ही उसने देखा कि प्राइवेट मैसेज पर एक रेड डॉट बना है, वो खुशी से उछल पड़ी और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। तुम उसे हैरानी से देखने लगे। क्या हुआ? किंग क्वान क्रिएटर ने मुझे रिप्लाई किया है। उसने कहा कि वो मुझे कॉपीराइट दे देगा। यस, मुझे अभी कंपनी जाना है। मुझे यूजी से इस बारे में बात करनी है। सू किंगशुए तुरंत खड़ी हो गई। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। दूसरी तरफ लियू रुयान अभी अभी सोकर उठी थी।
वो बिस्तर पर बैठी ही थी कि उसे कुछ याद आया और वो तुरंत पूरी तरह जाग गई। उसने झटके से अपने तकिए के पास रखा फोन उठाया और एस स्टेशन ओपन किया। जब उसने देखा कि मैसेज का रिप्लाई आ गया है तो उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर शॉक छा गया। व्हाट द हेल! लियू रुयान ने गुस्से से अपने बाल खींचे और स्क्रीन को घूरने लगी। कौन है ये आदमी? इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या मैंने बात क्लियर नहीं की थी? या फिर ये जानता ही नहीं कि लियू रुयान कौन है? एक ही पल में उसका ईगो हर्ट हो गया और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं लियू रुयान हूं, एक सुपरस्टार सिंगर। अगर तुम मेरे साथ कोलैब करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैसेज टाइप करके उसने तुरंत सेंड कर दिया। लेकिन सुबह सुबह इस रिजेक्शन ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया था। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। शाओकिन! एस स्टेशन पर ये किंगक्वान कौन है? मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। क्यों किंगक्वान? कौन किंगक्वान? असिस्टेंट शाओकिन घबराते हुए बोली। वो जिसने एनकाउंटर सॉन्ग बनाया है। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। ये कहकर लियू रुयान ने गुस्से में फोन काट दिया। लिविंग रूम में आकर उसे याद आया कि उसकी मेड का बेटा शादी कर रहा है, इसलिए वो 3 दिन की छुट्टी पर है। उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने दांत पीसते हुए कैबिनेट से एक ब्रेड स्लाइस निकाली और मुंह में डाल ली। लेकिन अगले ही पल उसने वो थूक दी। सुपरस्टार बनने के बाद से उसके नखरे बहुत बढ़ गए थे। अब वो ऐसी नॉर्मल चीजें नहीं खा सकती थी। उसने फिर से अपनी असिस्टेंट को कॉल किया और ब्रेकफास्ट भिजवाने का ऑर्डर दिया। उधर कंपनी पहुंचते ही सू पिंगशुए सीधे यूंजिए के ऑफिस में भागी। यूंजे! किंगक्वान ने कॉपीराइट देने के लिए हाँ कर दी है। यूंजिए जो आराम से कॉफी पी रही थी, ये सुनकर लगभग उछल पड़ी। उसका कॉफी कप हवा में ही रुक गया। एनकाउंटर! वो सॉन्ग जो पिछले 2 दिन से एस स्टेशन के न्यू रिलीज चार्ट पर नंबर 1 है। यूजे ने भी वो गाना सुना था, लेकिन सू किंगशुए का ये डिसीजन उसे अभी भी पागलपन लग रहा था। किंगशुए, ये बहुत रिस्की है। वो सिर्फ एक इंटरनेट क्रिएटर का सॉन्ग है। गाना अच्छा है, मैं मानती हूं, लेकिन तुम्हारे स्टेटस की सुपरस्टार अगर एक इंटरनेट सॉन्ग गाएगी तो क्या तुम्हारी मार्केट वैल्यू कम नहीं होगी? म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, इसमें मार्केट वैल्यू कम होने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे बस यही गाना है। नहीं, ये बहुत रिस्की है। ये शो तुम्हारे लिए पहले ही खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो कंपनी के शेयर्स औंधे मुंह गिरेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा बॉस लियू से बात करूंगी। यूजी को मना करते देख सू किंगशुए गुस्से में मुड़ी और ऑफिस से बाहर निकल गई। वो किसी भी कीमत पर यह सॉन्ग गाना चाहती थी। लियू शाओ अपने ऑफिस में बड़े आराम से इंडोर गोल्फ खेल रहा था। जैसे ही उसने एक परफेक्ट शॉट मारा, सू किंगशुए गुस्से में वहां आ पहुंची। सू किंगशुए को इतने गुस्से में देखकर लियू शाओ ने तुरंत अपना गोल्फ क्लब रखा और उसके चेहरे पर एक मीठी स्माइल आ गई। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? क्या तुम्हारे उस फियांसे ने कुछ किया है? मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सू पिंगशुए ने आंखें घुमाई। बॉस लियू, मैं हेवंस वॉइस के पहले एपिसोड में अपना नया गाना नहीं गाना चाहती। मैं एनकाउंटर सॉन्ग कवर करना चाहती हूं। लेकिन यूजी ये मना कर रही है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। लियू शाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ी। एनकाउंटर? मैंने तो कभी ऐसा कोई गाना नहीं सुना। किसका है? सू किंगशुए को ऐसा लगा जैसे वो भैंस के आगे बीन बजा रही हो। सच तो यह था कि लियू शाओ को म्यूजिक की ABCD भी नहीं पता थी। वो सिर्फ पैसे बनाना जानता था। ऐसे मौकों पर सू किंगशुए को बहुत पछतावा होता था कि काश उसने हुआंगजी मीडिया ज्वाइन किया होता। कम से कम बेई होंगफाई एक असली म्यूजिशियन तो था। स्काई आई मीडिया ने अपने आधे रिसोर्सेज सू किंगशुए पर लगा रखे थे, लेकिन फिर भी वो यहां खुश नहीं थी। और पिछले 3 सालों में उसने स्काई आई मीडिया को करोड़ों कमाकर भी दिए थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी 2 साल बाकी थे। छोड़िए, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। उम्मीद है आप मान जाएंगे। सू पिंगशुए लियू शाओ को समझाना भी नहीं चाहती थी कि एनकाउंटर कैसा गाना है, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता था। टैंग यूं एक प्रोफेशनल है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। नहीं, सू किंगशुए एकदम फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। हर बार कंपनी डिसाइड करती है। क्या आप लोगों ने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? मेरी म्यूजिक स्टाइल को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? अगर हर बार कंपनी डिसाइड ना करती तो क्या ये प्लेजरिज्म स्कैंडल होता? अगर मैंने खुद सब कुछ चेक किया होता तो क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती होती? इस स्कैंडल को लेकर सू किंगशुए के मन में कंपनी के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा हुआ था। अगर कोई गाना रिलीज होने से पहले मुझे चेक करने दिया गया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। किंगशुए, तुम्हारा हर एक्शन कंपनी के शेयर्स पर असर डालता है। तुम ऐसे बच्चों की तरह जिद नहीं कर सकती। लियू शाओ ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। मुझसे कंपनी शेयर्स के बारे में बात मत कीजिए। कंपनी के शेयर्स 27 पर लॉन्च हुए थे और आज 81 पर हैं। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन काफी नहीं है? सू किंगशुए ने सीधा लियू शाओ की आंखों में देखा। लियू शाओ हैरान था। उसने सू किंगशुए को कभी इतने कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव अंदाज में बात करते नहीं देखा था। उसे डर लगने लगा। क्या इस नए फियांसे ने इसे इतनी पावर दे दी है कि ये अब मेरी बात भी नहीं सुन रही? और सबसे डरावनी बात यह थी कि लियू शाओ के कनेक्शंस अभी तक तुम्हारा बैकग्राउंड पता नहीं लगा पाए थे। और जो लोग इन्वेस्टिगेशन में भी ट्रेस ना हो सकें, वो लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। लियू शाओ ये रिस्क नहीं लेना चाहता था।
अगर तुम सच में कोई इंटरनेशनल कैपिटल बॉस निकले तो उसकी छोटी सी स्काई आई मीडिया पल भर में खत्म हो जाएगी। लियू शाओ ने अपनी नाक सहलाई, 2-3 चक्कर लगाए और फिर डिसाइड किया कि वो इस छोटी सी बात को इशू नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं टैंग यू से बात कर लूंगा। सू किंगशुए को भी उम्मीद नहीं थी कि लियू शाओ इतनी जल्दी मान जाएगा। उसने थैंक्स कहा और मुड़कर जाने लगी, लेकिन लियू शाओ ने उसे फिर रोक लिया। किंगशुए, मैं तुम्हारे फियांसे के साथ डिनर करना चाहता हूं, तुम एक मीटिंग अरेंज करोगी? चूंकि लियू शाओ को तुम्हारी कोई डिटेल्स नहीं मिली थी, इसलिए वो फेस टू फेस डिनर करके तुम्हारा सच जानना चाहता था। एक इंसान सच में अपर क्लास से है या नहीं, ये उसके बात करने के तरीके और बिहेवियर से पता चल जाता है। अब मैं वापस कैसे जाऊं? कैब लूं क्या? मतलब ठीक है, ले सकती हूं, लेकिन एक सुपरस्टार होकर कैब में जाना, अगर कैब ड्राइवर ने मुझे किडनैप कर लिया तो? दूसरी तरफ हुआंगजी मीडिया में तुम्हें लगातार फोन पर चैट करते देख बेई होंगफाई के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। किंगशुए के मैसेजेस आ रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि ये लड़की इतनी क्लिंगी चिपकू भी हो सकती है। वैसे तो वो बहुत कोल्ड दिखती है, तुमने हंसते हुए कहा। मैंने उसके मैनेजर और असिस्टेंट को उससे दूर कर दिया है, तो अब वो मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर पा रही। हाँ, ठीक है, तुम जाओ उसके पास। तुमने जो बिजनेस प्लान बताया उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, फंडिंग मैं लाऊंगा, और अगर तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए थे, तुम्हारा टैलेंट कमाल का है। बेई होंगफाई दिल खोलकर हंसा। वो तुम्हारे नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। ठीक है, प्रोजेक्ट काफी बड़ा है होंगफाई ब्रो, अगर तुम्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़े तो तुम और लोगों को भी ला सकते हो, बस वो लोग भरोसेमंद होने चाहिए। 200 मिलियन मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। इतने शानदार प्रोजेक्ट में मैं किसी और को हिस्सा क्यों दूं? बेई होंगफाई खड़ा हुआ और खुद तुम्हें कंपनी के बाहर तक छोड़ने आया। तुम्हारे आने का वेट करते हुए सू पिंगेक्शुए कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनकाउंटर की प्रैक्टिस कर रही थी। जैसा तुमने कहा था, यह सॉन्ग सुनने में बहुत स्लो और इजी लगता था, लेकिन इसमें ब्रेथ कंट्रोल बहुत मुश्किल था। थैंक गॉड, सू किंगशुए का बेस बहुत स्ट्रांग था। कुछ ही बार गाने के बाद उसने सॉन्ग के वर्ड्स और ब्रीदिंग पॉइंट्स को पकड़ लिया, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि किंगक्वान के वर्जन और उसके वर्जन में कुछ डिफरेंस है। पर आखिर वो डिफरेंस क्या है? सू किंगजुए को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसिंग पजल पीस क्या है। तभी उसके पास रखे फोन पर नोटिफिकेशन रिंग बजी। ये तुम्हारा मैसेज था कि वो नीचे आ जाए। सू किंगजुए ने अपना हैंडबैग उठाया और लगभग दौड़ते हुए स्टेयर्स से नीचे आ गई। कार में बैठने के बाद उसे अचानक रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है। क्या बात है, मूड बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने सू किंगजुए के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखकर मजाक किया। सू किंगजुए ने तुरंत अपनी स्माइल छुपाई और तुम्हें घूरा। बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम बिल्कुल भी अच्छे ड्राइवर नहीं हो। मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूं, तो क्या हो? फियांसे, बेशरम। सू किंगशुए ने मुंह फुलाया, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी छलक पड़ी और वो मुस्कुरा दी। कंपनी मान गई, मैं पहले एपिसोड में एनकाउंटर गा सकती हूं। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी खुश हो? तुमने पूछा। बस इतनी सी बात? ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैंने कंपनी के ऑर्डर्स को मना किया है। इसका मतलब तुम पहले बहुत ओबीडियंट आज्ञाकारी रही हो। क्या तुम्हें एक सिंपल सा रूल नहीं पता? क्या रूल? रोने वाले बच्चे को ही कैंडी मिलती है। तुम्हारी ये बात भले ही मजाक लग रही थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच था। अगर कोई इंसान हमेशा ऑर्डर्स मानता रहे और कभी फाइट बैक ना करे, तो सामने वाला इंसान हमेशा उसका फायदा उठाएगा। पुरानी सू पिंगैक्शुए बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। सू किंगशुए ने तुम्हारी तरफ देखा और सीरियसली सिर हिलाया। पहले मैं हमेशा कंपनी की बात मानती थी। मैंने सारे डिसीजंस कंपनी पर छोड़ दिए थे, इसीलिए तो ये प्लेजरिज्म स्कैंडल हुआ। अगर मैंने थोड़ा भी ध्यान रखा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक आर्टिस्ट, खासकर अपनी कंपनी का फेस होने के नाते, तुम्हारा और कंपनी का रिलेशन इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि अगर तुमने काम करना छोड़ दिया तो कंपनी का नुकसान तुम्हारे नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। मैं याद रखूंगी। अब से मैं कंपनी को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बोल दूंगी कि मैं क्विट कर रही हूं। सू किंगशुए एक विद्रोही बच्चे, रिबेलियस चाइल्ड की तरह हंसी। उसका ये नया एटीट्यूड तुम्हें बहुत अच्छा लगा। इस माइंडसेट के साथ ये लड़की आखिरकार अपने लिए खड़ी हो सकती थी। ओह बाय द वे, बॉस लियू ने कहा कि वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। लियू शाओ की बात याद आते ही सू किंगशुए ने तुम्हारी तरफ देखा। उसे लगा था कि तुम मना कर दोगे, क्योंकि ऐसे डिनर मीटिंग सिर्फ ट्रैप होते हैं, लेकिन तुमने कामली स्माइल की। श्योर, लेकिन तुरंत हाँ मत कहना। उनसे कहना कि मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं। हेवंस वॉइस का पहला एपिसोड खत्म होने के बाद टाइम डिसाइड करूंगा। क्या तुम सच में डिनर पर जाना चाहते हो? वो क्लियरली तुम्हारी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। सू किंगजुए ने तुम्हें हैरानी से देखा। अगर उसे पता चल गया कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो, तो वो पक्का तुम्हें टारगेट करेगा। खासकर लियू फैमिली का कनेक्शन, जिनका इस शहर में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ रहकर सू किंगशुए को पूरा यकीन हो गया था कि उस रात होटल में तुम भी किसी की साजिश का शिकार हुए थे।
तुमने फेक फियांसे बनकर उसकी मदद की, लेकिन असल में जो रिस्क तुम ले रहे थे वो उसके रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक सुपरस्टार सू किंगशुए का फियांसे बनना कोई आसान बात नहीं है। कितने लोग इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं? सू किंगशुए को अपनी टेंशन लेते देखकर तुमने एक कंफर्टिंग स्माइल दी। चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे इन 5 वर्ड्स ने सू किंगशुए को एक अजीब सी सिक्योरिटी और पीस दे दिया। जब से तुम उसकी लाइफ में आए थे, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, तुम उसे बहुत आराम से सॉल्व कर देते थे, और तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। तुम सीधा घर नहीं गए, बल्कि कार को एक लोकल फार्मर्स मार्केट के सामने रोक दिया। तुम कार में वेट करो, मैं थोड़ी सब्जियां ले आऊं। फार्मर्स मार्केट जैसी जगहों पर सू किंगशुए को याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार फार्मर्स मार्केट कब गई थी। शायद बचपन में अपने पापा की उंगली पकड़कर, मैं भी चलूंगी, उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा। सू किंगशुए ने अपना सनग्लासेस पहना और तुम्हारे पीछे पीछे कार से बाहर आ गई। फार्मर्स मार्केट का एनवायरनमेंट थोड़ा गंदा और मैसी था, लेकिन सू किंगशुए को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम्हारे पीछे पीछे चलने में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी चलेगा, मैं फंसी नखरेबाज नहीं हूं। सू किंगशुए ने हल्की सी स्माइल दी। वो बस इस लोकल सिटी वाइब को फील करना चाहती थी। तुम सब्जियां बहुत ध्यान से चुन रहे थे, हर एक पत्ते को चेक कर रहे थे, जो कि तुम्हारी सालों की हैबिट बन चुकी थी। थोड़े खीरे क्यूकंबर भी ले लेना। तभी सू किंगशुए की नजर पास रखे खीरों पर पड़ी और उसने उंगली से इशारा किया। तुम नीचे बैठे थे। तुमने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। खाने के लिए चाहिए या यूज करने के लिए? सू किंगशुए एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे करने के लिए? उसे कैसे करते हैं? तुम्हें मोटे वाले चाहिए या पतले वाले? तुम्हारी आवाज फिर से आई। अब सू किंगशुए पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। मोटे या पतले? छोड़ो, मोटे वाले ही ले लो, खा भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। वो बस खुद से बड़बड़ा रही थी। सू किंगशुए, तुम क्या फालतू बातें सोच रही हो? वो हवा में खड़ी खड़ी एकदम शर्म से पानी पानी हो गई। जल्दी ही तुमने 3 खीरे चुने और खड़े होकर कैजुअली सू किंगशुए की तरफ देखा। 3 काफी होंगे ना? तुमने नोटिस किया कि सू किंगशुए जवाब देने के बजाय लाल टमाटर हो रखी है। क्या हुआ? अगर कम लग रहे हैं तो 2 और ले लूं? काफी हैं, काफी हैं। हम इतने सारे कैसे खाएंगे? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें यूज करने के लिए चाहिए। तुमने खीरे शॉपकीपर को देते हुए कहा। सच कहूं तो खाने के लिए पतले वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। वो ज्यादा क्रंची होते हैं। मोटे वाले यूज करने के लिए बेस्ट हैं। उन्हें स्लाइस करके फेस पर लगाने फेस मास्क में आसानी होती है। 2-3 स्लाइसेस में पूरा फेस कवर हो जाता है। तुम सही कह रहे हो। सू किंगशुए को रियलाइज हुआ कि उसका गंदा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में वो खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। एक्सप्लेन करती तो और फंस जाती। यहां थोड़ी गर्मी लग रही है ना? सू किंगशुए ने अपने चेहरे पर हाथ से हवा करते हुए टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। थोड़े क्रैब्स केकड़े लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तुमने सू किंगशुए की तरफ एक कंफ्यूज्ड लुक दिया और मन ही मन सोचा, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इसे गर्मी कहां से लग रही है? जल्दी ही तुम सू किंगशुए को सी फूड सेक्शन में ले गए। यहाँ का एनवायरनमेंट और भी ज्यादा मैसी था। जमीन पर हर जगह पानी गिरा हुआ था, जिसे देखकर सू किंगशुए को कदम रखने में भी झिझक हो रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पैंट थोड़ी ऊपर की और तुम्हारे पीछे पीछे एक सी फूड टैंक के पास आकर बैठ गई। क्रैब कैसे चुनते हैं? कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रैब अच्छा और फ्लैशी है? सू किंगशुए ने क्यूरियोसिटी से पूछा। तुमने एक क्रैब उठाया और स्माइल करते हुए कहा, इसे पलट कर देखो, इसके पेट एब्डोमेन का ये हिस्सा। अगर दबाने में थोड़ा हार्ड और उभरा हुआ बल्जिंग फील हो तो मतलब ये फ्लैशी है। सू किंगशुए स्पीचलेस हो गई। तुम क्रैब चुनने में भी ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो? स्वूश! सू किंगशुए का चेहरा जो अभी नॉर्मल हुआ था, वो फिर से भट्टी की तरह जलने लगा। तुम खुद ट्राई करके देखो, तुमने कामली कहा। सू किंगशुए ने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्रैब के पेट को छूने लगी, लेकिन तभी वो जोर से चीख पड़ी और झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्रैब के पंजे क्लॉ पर लगा रबर बैंड खुल गया था और उसने सू किंगशुए की डेलिकेट उंगली को जोर से काट लिया था। खून निकलने लगा। तुमने बिना 1 सेकंड सोचे तुरंत उसकी उंगली अपने मुंह में ले ली। आसपास की हवा जैसे एक पल के लिए जम गई। यह आदमी इतनी नेचुरली मेरी उंगली अपने मुंह में कैसे ले सकता है? दरअसल तुम्हारा यह एक्शन पूरी तरह से रिफ्लेक्स कंडीशन था, क्योंकि वनवान के साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता था। अगर आज वनवान की उंगली कटी होती तो वो खुद अपने मुंह में डालने से पहले तुम उसे चूस लेते। उंगली मुंह में डालने के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि ये वनवान नहीं है, लेकिन तुमने तुरंत नहीं छोड़ी। कुछ सेकंड्स बाद जब खून बहना बंद हो गया, तब तुमने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, सलाइवा लार इन्फेक्शन रोकता है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सू किंगशुए का चेहरा शर्म से इतना लाल हो चुका था कि वो फट सकता था। दर्द हो रहा है? ठीक है। पास ही एक कन्वीनियंस स्टोर था। तुमने तुरंत एक बैंड एड खरीदा और बहुत ध्यान से उसकी उंगली पर लगा दिया। थैंक गॉड। तुम्हारे हाथ वैसे भी किसी काम के नहीं हैं। मेरा मतलब काम के हैं, लेकिन ज्यादा यूजफुल नहीं है।
उसे फटने की कगार पर देखकर तुमने तुरंत अपनी बात ठीक की। घर जाकर घाव का ध्यान रखना, अगर स्वेलिंग या पर्पल निशान दिखे तो मुझे तुरंत बताना। हालांकि सी फूड से कटने पर ज्यादातर कुछ नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन का रिस्क हमेशा रहता है, खासकर सू फिंगशुए जैसी लड़की के लिए जो हमेशा महलों में रही हो और जिसकी स्किन इतनी डेलिकेट हो। सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती कैसे? तुम्हारी ही गलती है। सू फिंगशुए असल में कहना चाहती थी कि अगर तुम वैसी डबल मीनिंग बातें ना करते तो क्या मेरा ध्यान भटकता? लेकिन उसने सोचा कि कहीं उसने सच में कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच लिया था। तभी तुमने अचानक उसका वो हाथ पकड़ लिया जिसमें चोट नहीं लगी थी और उसे अपनी हथेली में कसकर जकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? सू किंगजुए तुम्हें हैरानी से देखने लगी। तुम्हारे हाथ पकड़ते ही तुम दोनों कार की तरफ बढ़ने लगे। एक्सप्रेशन नॉर्मल रखो और ऐसे दिखाओ जैसे हम बहुत प्यार में हैं, तुमने सामने देखते हुए कामली कहा। सू पिंगजुए को कुछ समझ नहीं आया, बस उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मतलब है इसका? फायदा उठाने के लिए इतनी डिमांड्स? लेकिन जल्द ही सू पिंगजुए को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तुमने एक पापरज्जी को स्पॉट कर लिया था और तुम जानबूझकर सू किंगशुए का हाथ पकड़े हुए बड़े आराम से उस पापरज्जी के सामने जाकर खड़े हो गए। निकालो! तुमने पापरज्जी को कोल्ड लुक देते हुए उसके फोन की तरफ इशारा किया। पापरज्जी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छुपकर फोटो लेने के बाद भी तुम उसे पकड़ लोगे। वो डरते डरते तुम्हें देखने लगा और कांपते हाथों से अपना फोन निकालकर तुम्हें दे दिया। तुमने फोन लिया और गैलरी ओपन की। तुमने फोटोज और वीडियोज चेक की और फिर कैजुअली फोन उसे वापस कर दिया। पापरज्जी पूरी तरह शॉक में था। क्या? इसने मेरा फोन नहीं तोड़ा, नहीं फोटोज डिलीट की? फोटोज अच्छी आई हैं, कीप इट अप। इतना कहकर तुमने सू किंगशुए जो अभी भी ब्लैंक थी का हाथ पकड़ा और वहां से चले गए। पापरज्जी वहीं बुत बनकर खड़ा तुम्हें जाता हुआ देख रहा था। उसे अपनी एग्जिस्टेंस पर डाउट होने लगा। बस इतना ही? क्योंकि तुमने खुद पब्लिक में अनाउंस किया था कि तुम सू किंगशुए के फियांसे हो, तो ऐसी रोमांटिक फोटोज का लीक होना तुम्हारे ही प्लान का हिस्सा था। इससे तुम्हें सिर्फ फायदा ही होने वाला था। सू किंगशुए तुम्हारी एंटी रिकॉनेसेंस जासूसी पकड़ने की स्किल्स से बहुत इंप्रेस थी। कार में बैठते ही उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वहां था? इंस्टिंक्ट्स। सच कहूं तो ये तुम्हारे पिछले जन्म पैरेलल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस था, जहां तुम पापरज्जी को एक नजर में पहचान लेते थे। तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। तो क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? ओह, मुझे लगा मैं कार का गियर शिफ्ट कर रहा हूं। लंच के बाद सू किंगशुए वापस प्रैक्टिस रूम में गई और इनकाउंटर सॉन्ग गाने लगी। तुम लिविंग रूम में बैठे शांति से सुन रहे थे, लेकिन तुम्हारे माथे पर सिकन थी। 1 घंटे बाद जब सू किंगशुए बाहर आई तो वो भी खुश नहीं लग रही थी। जाहिर है वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थी। ये गाना सच में बहुत डिफिकल्ट है। इसके फ्लैट नोट्स की वजह से पिच कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो गाना ऑफ ट्यून हो जाएगा। हालांकि ये डिफरेंस इतना माइनर है कि शायद ऑडियंस को पता भी ना चले। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। ही क्यांग, तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे अपने ब्रीदिंग पॉइंट्स चेंज करने चाहिए? क्या अभी वाले पॉइंट्स अजीब लग रहे हैं? तुम्हारे म्यूजिकल टैलेंट को देखने के बाद सू किंगशुए ने बिना सोचे तुमसे एडवाइस मांगी। ब्रीदिंग पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिच भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन तुमने उसे एक ऐसा जवाब दिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सू किंगशुए ने हैरानी से तुम्हें देखा। प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी मिसिंग है। प्रॉब्लम यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समझ नहीं आया। सू किंगजुए ने अपनी पलकें झपकाई। वो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स टेक्निक्स यूज कर रही हो। तुम सिर्फ शो ऑफ सिंगिंग कर रही हो। ये वो गलती है जो ज्यादातर सिंगर्स करते हैं। जब कोई क्रिएटर ऐसा गाना लिखता है तो वो बहुत ज्यादा टेक्निक्स के बारे में नहीं सोचता। वो बस म्यूजिक के जरिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन जब कोई दूसरा सिंगर उसे कवर करता है तो वो इतने सारे वोकल चेंजेस और स्किल्स डाल देता है कि गाने का असली एसेंस फील ही मर जाता है। कुछ गानों को कॉपी इमिटेट नहीं किया जाता, उन्हें फील किया जाता है। फील करना, कॉपी नहीं। तुम पहले शांत हो जाओ, गाने के लिरिक्स को ध्यान से पढ़ो और उसके इमोशन को फील करो। सोचो कि क्या तुम खुद को उस कहानी में रख सकती हो। तुमने एक पेपर पर लिरिक्स लिखकर उसे दे दिए। सू किंगशुए ने वो पेपर लिया और शब्दों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। हेवंस वॉइस की लाइव रिकॉर्डिंग में 3 दिन से भी कम टाइम बचा था और परसों सॉन्ग लिस्ट सबमिट करने की लास्ट डेट थी। इसके बाद प्रोडक्शन टीम सिंगर्स के गानों के हिसाब से स्टेज लाइटिंग और बाकी अरेंजमेंट्स करने वाली थी। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी सू किंगशुए को इस सॉन्ग का एक एक नोट रट चुका था, लेकिन वो अभी भी वो फील नहीं ला पा रही थी जो वो चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल दीवार है जिसे वो पार नहीं कर पा रही। इसकी वजह से उसका स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगा था। कई बार वो बालकनी में बैठकर उदास आंखों से समंदर को घूरती रहती थी। तुमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही कोई एडवाइस दी। सच कहूं तो अब तुम कोई एडवाइस दे भी नहीं सकते थे। एक गाने में असली जान सिर्फ सिंगर खुद डाल सकता है। लेकिन साथ ही तुम्हें एक और प्रॉब्लम समझ आ गई थी। तुमने अपने रूम में जाकर हेवंस वॉइस के जज बे होंगफाई को कॉल किया। होंगफाई ब्रो, हेवंस वॉइस के रूल्स के हिसाब से क्या 2 सिंगर्स एक ही गाना गा सकते हैं?
एक ही गाना? रूल्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि नहीं गा सकते, लेकिन पिछले 2 सीजन्स में ऐसा कभी नहीं हुआ। खुद सोचो, अगर 2 सिंगर्स एक ही गाना गाएंगे तो ये सीधा फेस टू फेस बैटल होगा। ये तो बहुत ब्रूटल और एक्साइटिंग हो जाएगा। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल आ गई। मतलब गा सकते हैं, राइट?